कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच ढीले पड़ते हुए भारतीय बाजार भी सुस्त एक्शन बना हुआ है स्ट्रीट पर। कैसा रहेगा आने वाला 1.5 घंटा, इसी पर है नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और नमस्कार दीप के साथ मैं हूं वरुण दुबे। और आज हमने देखा है कि ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने मिले, लेकिन उसके बाद मार्केट जस के तस उन्हीं लेवल पे कहीं ना कहीं ट्रेड करे। दीप, हमने देखा कि 18,200 के आसपास आया निफ्टी, वहां से एक फिर से यू टर्न लिया और अभी 18,280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले 1-2 घंटे से इसी लेवल पे है, इसी लेवल ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। और यूरोप के बाजार खुलने के बाद भी कोई बड़ा मूवमेंट देखने नहीं मिला। तो सबसे पहले तो दीप, आज की बड़ी बातें बताइए, वो क्या है? बड़ी बात तो यही है वरुण, इतने समय से काम साथ में कर रहे हैं, पहली बार शो की भी एंकरिंग पहले साथ में बार करेंगे। एक साथ एंकरिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। अभी तक लिंक करता था मैं दीप के साथ बैठ के, पहले बार एंकरिंग कर रहा हूं। एंकरिंग साथ में करेंगे, मजा आएगा। और अनिल जी भी बस आ ही रहे हैं, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बट बड़ी बात है वरुण, जैसा आपने कहा बहुत ही सुस्त बाजार बना हुआ है। कल तो हमने होल्ड आउट किया था, बट आज सुबह अनिल जी जो स्ट्रैटेजी में एक बात कह रहे थे जिसको हम हाईलाइट भी करेंगे, ऊपरी स्तरों पर आप थोड़ी मुनाफा वसूली भी देख सकते हैं। वो एक वजह थी। दूसरी वजह आज बैंक ऑफ जापान ने आपको दे दी है। झटका आया सुबह सुबह और उसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों में, सिर्फ हमारे नहीं दुनिया भर के बाजारों में आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं। जापान में ही देख लीजिए क्या एक्शन हो रहा है। और येन जो उनकी करेंसी है 3.5% उछली है, जो आज बैंक ऑफ जापान का एक्शन आपको आते हुए दिखा है। इसके साथ ही निफ्टी में दबाव बना हुआ है 18,300 के आसपास। इनफैक्ट उससे अब थोड़ा नीचे ही आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सेंसेक्स 500 अंक लुढ़का है। बैंक निफ्टी में भी आप 300 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। दिन के लिए एक बार 43,000 के नीचे भी फिसला था बैंक निफ्टी, बट अच्छी बात है कि वहां पर सपोर्ट भी ले लिया है। बट आज पीएसयू बैंक्स का दिन अच्छा नहीं है। वहीं पर आप सबसे ज्यादा गिरावट देख रहे हैं। ऑटोज जो कल के टॉप गेनर्स थे आज टॉप लूजर्स में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और इंडिसेस में भी दबाव है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आप आधे से 1.5% की गिरावट देख रहे हैं। विक्स 5% उछला है, जो कि नॉर्मल है ऐसे दिन के लिए जहां पर आपको भरपूर वॉलेटिलिटी आती है। देखिए साथ ही यूरोप पर रखिए नजर, अमेरिकी फ्यूचर्स पर रखिए नजर। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे हैं। यूरोप में भी 1 से 1.25% तक की आपको गिरावट आती हुई दिख रही है इस समय। डेफिनेटली दीप, तो अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन दीप ये गिरावट है ना, एक्चुअली वो एडजस्टमेंट जैसी लग रही है कि येन में जिस तरह से उछाल देखने मिला, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स ने अपने आप को, हर एक मार्केट ने अपने आप को जापान के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि शायद उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई, नहीं तो अगर यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स 180 पॉइंट गिरा हुआ होता तो हमारे मार्केट निफ्टी कम से कम 250-300 पॉइंट तो गिरना चाहिए था। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन बट ये हमने देखा है वरुण पिछले कुछ दिनों से भी कि जब भी यूरोप कमजोर होता है, यूएस कमजोर होता है, हम भी अगर गिरते हैं तो उनसे ज्यादा नहीं गिरते, उनसे कम ही गिरते हैं। तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस जो हमारी रहती है वो अभी भी बरकरार है। बट हाँ, आज तो बड़ा सरप्राइज आ गया क्योंकि 2 फैक्टर्स कंबाइन हो गए। जैसा हम सुबह अनिल जी से भी बात कर रहे थे, एक तो ऑलरेडी कल हमने देखा कि ऊपरी स्तर आप रेंज के आते हुए दिखे थे, 18,450 से 500 की रेंज जो सर की बात कर रहे थे। तो ऑलरेडी आप अगर उसके पास है तो थोड़ी मुनाफा वसूली बन सकती है। उसके बीच में जो शॉक आ गया बैंक ऑफ जापान की तरफ से, 2.5% नीचे निके इस समय वरुण, तो वो दिखा रहा है कि उनके बाजारों को कितना बड़ा रिएक्शन लेना पड़ा। सुबह पॉजिटिव थे उनके बाजार, सुबह पॉजिटिव थे। एक्चुअली हम जब ट्रेडर्स डायरी खेल रहे थे दीप, तो एकमात्र जो पॉजिटिव था वो निके ही था, और उसके अलावा डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स था। और जैसे ये खबर आई, जो भी हरे में थे सब लाल में चले गए। इनफैक्ट समझने की कोशिश यही कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इन्होंने रेट्स तो नहीं बढ़ाए हैं, बट बाजार इसे एक तरह का इनडायरेक्ट रेट हाइक मान रहा है। और उसके सामने इन्होंने बॉन्ड बाइंग भी करी है। तो आप इनडायरेक्ट रेट हाइक एक तरफ, बॉन्ड बाइंग एक तरफ, ये दोनों फैक्टर्स साथ में काम कैसे करेंगे ये थोड़ा समझना मुश्किल है। बट इसको आसान करने के लिए भी बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। बस 5 मिनट में बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जितना भी कंफ्यूजन है इस पूरे फैक्टर को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, वो बग्गा साहब हमारे लिए क्लियर कर देंगे। तो उसका आप करें इंतजार। तब तक बग्गा साहब जुड़ते हैं, फिर हम उसके पहले स्टॉक से न्यूज और ट्रिगर्स बिल्कुल जान लेते हैं। तो हमारे सहयोगी, हमारे रिसर्च टीम के सहयोगी अरमान और कुशल हमारे साथ जुड़े हैं स्टॉक से न्यूज़ और ट्रिगर्स बताने के लिए। सबसे पहले कुशल के पास चलते हैं जानने के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स है जहाँ पे नजर रखनी है। कुशल। बिल्कुल शुक्रिया एंकर टीम से, रिसर्च टीम से वरुण आपका। एंड यहाँ पर डेफिनेटली आपको बोर्ड बैठक जो 5 बजे होने वाली है उस पर तो हम सबकी नज़र बनी रहेगी। तो देखना होगा कि वहाँ से किस तरह के निर्णय सेबी की तरफ से निकल कर आते हैं। खासकर बायबैक रेगुलेशन, यहाँ पर आपको नज़र रखनी है कि फाइनल जो आउटपुट है यहाँ पर क्या डिसीजंस आते हैं। साथ ही बीपीसीएल पर भी फोकस रखिए, बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश पर यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। और यूएस के जो नवंबर महीने के हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा है वो भी आपके सामने आज के सत्र में ही आते हुए दिखेंगे। जहां तक 21 दिसंबर कल की बात है, यहां पर एमपीसी के मिनट्स जारी होंगे आपके लिए। साथ ही कीस्टोन रियल्टर्स पर फोकस रखिए, 50% एंकर लॉक इन जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही जीआईसी
यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है जनरल कॉर्पोरेट मैटर्स को लेकर। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर सिक्योरिटीज के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। ज़ोडिएक क्लोथिंग, यहाँ पर भी प्रोमोटर द्वारा प्रेफरेंशियल बेसिस पर पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे इसकी। ओएफएस जो है रिटेल निवेशकों के लिए कल के सत्र में खुलेगा और पेटीएम इसका भी बाईबैक कल से शुरू होता हुआ दिखेगा। आईपीओ के लिहाज से केफिन टेक्नोलॉजीज का आखिरी दिन होगा कल के सत्र में, तो फाइनल सब्सक्रिप्शन क्या निकल कर आता है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। शीला फोम्स बोनस शेयर जो इन्होंने जारी किया था उसकी एक्स डेट है, और साथ ही यूएस का दिसंबर महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा भी आपके सामने आएगा। और फाइनली 22 दिसंबर गुरुवार को देखें तो ऑटोमोटिव एक्सेल फोकस में है, क्योंकि यहाँ पर कमिंस इंडिया की तरफ से जो ओपन ऑफर है वो शुरू हो जाएगा और ये 4 जनवरी तक ओपन ऑफर जो है जारी रहेगा। आईपीओ के लिहाज से सुला वाइनयार्ड्स की लिस्टिंग होने वाली है और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स इसका आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट के हिसाब से प्रिसिशन वायर्स के बोनस शेयर की रहेगी, और साथ ही यूएस के लिहाज से आपका तीसरी तिमाही का जो जीडीपी आंकड़ा है और यूके का भी जीडीपी आंकड़ा वो भी आपके सामने रखा जाएगा 22 तारीख को। डेफिनेटली, तो काफी सारे लोकल और ग्लोबल इवेंट्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है, और खासकर आज तो सेबी बोर्ड की जो बैठक है उसका आउटकम देखना होगा, और दूसरा ये जो जीआईसी इसकी बोर्ड की बैठक है इस पे नजर रखनी होगी, क्योंकि जब से ऐलान हुआ है तब से स्टॉक में पिछले 7 दिनों में 32% के आसपास की रैली है। बाजार कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या पता जीआईसी इंडिविजुअली के लिए कुछ आ जाए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ आ जाए, क्योंकि न्यू इंडिया एश्योरेंस भी काफी भाग गया है। हालांकि कारोबार नॉट नेसेसरली सेम है दोनों के, बट हाँ एक्शन यहाँ पर बना हुआ है। तो दोनों साथ में चल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नजर तो स्टॉक्स पे देखो अगर कहीं होगी तो न्यू इंडिया एश्योरेंस और जीआईसी पे होगी। दोनों स्टॉक्स काफी बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए स्टॉक्स की न्यूज भी जान लेते हैं, कौन से स्टॉक्स है जिनमें खबरें आई है सुबह से अभी तक। काट छाट के लाए हैं हमारे साथ अरमान बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले एनटीपीसी पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि नोकरा सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो है उसका जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है, और इसकी जो कुल क्षमता है वो 300 मेगावाट की है। इसके साथ साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी पर आपको ध्यान रखना होगा कि राउटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि चीन की जो स्मार्टफोन उत्पादक है Xiaomi की अगर आप बात करेंगे, उन्होंने 15% जॉब कटौती का ऐलान किया है। कैपेसिटर इंफ्रा की बात करें तो वहां पर इनको लगभग 120 करोड़ के आसपास का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और डीएलएफ एवेन्यू मॉल बनाने के लिए जो है कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इंटेलेक्ट डिजाइन, यहाँ पे इथियोपिया बैंक ने इंटेलेक्ट ग्लोबल के साथ करार किया है, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो बैंक है वो इन कंपनी का जो है डिजिटल कोर का जो है कारोबार जो है, डिजिटल कोर का जो प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल करने वाली है। आइसजैक हेवी इंजीनियरिंग, यहाँ पर इनको ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन सिस्टम के लिए एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और अगर यूँ देखेंगे तो स्टेट पावर कंपनी से इनको कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो 2 जो ऑर्डर है वो मिलते हुए दिखे हैं। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें डाबर इंडिया है जिसमें 0.9% इक्विटी के सौदे हुए हैं, लगभग 1.7 करोड़ शेयर्स। बजाज हिंद की बात करें तो 1.2 करोड़ शेयर्स, और अंत में जोमेटो जहाँ पे 14 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो कुछ सौदे और कुछ खबरें आपके लिए होते हुए दिख रहे हैं। बग्गा साहब भी बस हमारे साथ तैयार हैं, उनका भी करेंगे स्वागत। आइए उससे पहले हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ शो में तैयार हैं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बन ही रहा है, और हिमांशु जी, सिमी जी, बंसल जी और साथ ही सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी मेहमान भी जुड़ने की तैयारी में है। एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। गुड आफ्टरनून सिमी जी, बताएं मैम। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून वरुण। एक नया स्टॉक लाई हूँ, और जो मेरे से भी नया नहीं है, और मेरे पैनलिस्ट में भी एक है शामिल जो बहुत फेवर करता है स्टॉक को, बहुत अच्छा लगता है उसको। स्टॉक तो पुराना है, स्टॉक चल रहा है, आज एक नया 52 वीक हाई बनाएगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। स्टॉक का नाम है स्पिक, जिसका पूरा नाम है साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टॉक 78-79 के आसपास है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। मैं मार्क तो कर रही हूँ कि 52 वीक हाई बनाने जाएगा ये स्टॉक। अप्रैल में इसका हाई 92 के आसपास बनाया था, तो 92 का ही मेरा पहला टारगेट है, और उसके बाद 100 का टारगेट होगा। 92 से 100 का टारगेट के लिए स्पिक को खरीद कर चलने का सलाह होगा। चार्ट देखेंगे तो एकदम लोअर लेवल पर एकदम सॉसर बना के स्टॉक घूम चुका है, और मुझे लगता है कि डेली, वीकली, क्वार्टरली जो भी पैरामीटर्स है, सारे पैरामीटर्स में ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहाँ पे खरीद कर चलने का सलाह होगा। 92 का पहला टारगेट, 100 का दूसरा टारगेट, 73 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। मेरे तरफ से स्पिक होगा अभी का पहला कॉल। सदर्न पेट्रो स्पिक, यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। है वैसे सिमी जी के भी रेडार पर रहता है, और सुमित जी के रेडार पर भी काफी आता रहता है। इनफैक्ट आज कतार में सिमी जी थोड़ा आगे लग गई, बट सुमित जी की भी एक कॉल है तैयार। आई देखते हैं उनके रेडार पर कौन सा स्टॉक आया है। बिगुल सुमित के सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर।
गुड आफ्टरनून दीपांशु। फर्टिलाइजर सेक्टर में ही मोमेंटम बन रहा है। मेरे रडार पे स्पीक आया था लेकिन सिमी जी ने ले लिया, तो अभी मैं दूसरा एक स्टॉक दे देता हूं, जो स्टॉक अभी 93 रुपीज 40 पैसा 93 रुपीज 50 पैसा के भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर। मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक पे खरीदारी करे, जिन्होंने ले रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करे। मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक यहां से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। ट्रिपल डिजिट में जल्दी ये स्टॉक हमको देखने को मिलेगा। कुछ दिनों पहले भी मैंने कहा था ये स्टॉक में तेजी बन रही है, उसके बाद तेजी देखने को मिल रही है और अभी 3 डिजिट का लेवल टच करने को तैयार है। 88 और 90 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 88 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 100 रुपए का। 100 रुपए का लेवल निकलने के बाद 105 रुपए तक के लेवल मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 88 के स्टॉप लॉस से 100 से 105 के टारगेट्स के लिए। 100 से 105 मैंगलोर केमिकल बैक टू बैक फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आपके लिए बाय कॉल्स आ रही हैं। हमारी बजट थीम भी है, हमने कहा है बजट से पहले हमेशा ये स्टॉक्स एक्शन दिखाते हैं। उतार चढ़ाव बनता रहेगा बट डायरेक्शनली यहाँ पर मूव आती है और अगर कमजोर बाजार में भी ये स्टॉक्स थोड़ा एक्शन में आ रहे हैं। थोड़ी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आपने निचले स्तरों से देखी है, थोड़ी रिकवरी निफ्टी में देखी है, जहां से शो की हमने शुरुआत करी थी करीब 30 पॉइंट रिकवर हुआ है निफ्टी, वहां से 18,300 के ऊपर आ गया है। हल्का सा बैंक निफ्टी भी मूव कर रहा है। बट आज का ये जो बड़ा ग्लोबल इवेंट रहा है, ये एग्जैक्टली किया क्या है बैंक ऑफ जापान ने, आइए ये समझते हैं बग्गा साहब के साथ। एक स्पेशल अपीयरेंस बग्गा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह तो आप हमारे साथ जुड़ते ही हैं, बट जब भी कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट होता है तो उसे समझाने के लिए जो आप वक्त निकालते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जरा बताइए एक बार ये एग्जैक्टली किया क्या, क्योंकि बैंक ऑफ जापान कभी भी अपने सरप्राइज पॉलिसी के लिए जाना नहीं चाहता है, तो आज इन्होंने ये क्या कर दिया है सर? बिल्कुल दीप, और इसलिए देखिए आउट ऑफ सिलेबस आज क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल हमारा उस पे रुझान नहीं था, क्योंकि 47 के 47 फोरकास्टर्स ने कल शाम को यही कहा था कि कोई चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं होंगी। जो उनके सेंट्रल बैंक गवर्नर है कुरोडा साहब, वो अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं, बहुत लंबे कार्यकाल के बाद। 2013 में उनको अपॉइंट किया था शिंजो आबे ने और उनको लेके आए थे जापान को फिर से सक्षम बनाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो क्या उन्होंने ये किया कि 10 साल का जो पेपर है ये एक पॉलिसी फॉलो करते हैं, यील्ड कर्व कंट्रोल। मतलब कि जो यील्ड है 10 साल की उसको काबू में रखते हैं, बेच के और खरीद के अपने ही गवर्नमेंट के पेपर्स को। अब उसका जो लिमिट था 0.25 तक था, 0.25%, उसकी उन्होंने जो म्याद है 0.25 से 0.5 तक बढ़ा दिया। अब मार्केट क्यों इससे परेशान हो गया? मार्केट्स को लग रहा है कि ये एक पहला स्टेप है जापान में टाइटनिंग आने के लिए, मॉनेटरी टाइटनिंग जो बाकी सेंट्रल बैंक्स ने की है। 280 रेट हाइक्स सारे सेंट्रल बैंक्स ने मिला के इस साल में किए हैं 2022 में। तो जापान का बैंक भी मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ रुख कर रहा है। इसके कारण हमने देखा एक सेल ऑफ आया। अब ये सेल ऑफ इतना भयंकर क्यों था? सवेरे ही रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के भी नतीजे आए, उनकी लास्ट मीटिंग के मिनट्स आए, उसमें वो भी काफ़ी हॉकिश थे, उससे तो मार्केट को कुछ असर नहीं था। इसके पीछे है एक चीज़ जिसको कहते हैं कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड क्या है? आप जापानी येन में पैसा उठाते हैं जो कि आपको लगभग 0% पे मिल जाता है पैसा, उसको आप कन्वर्ट करके कहीं और किसी और देश की करेंसी या किसी और देश के स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में या किसी और एसेट में आप निवेश करते हैं। अब ये केवल जापानी सरकार नहीं करती है, जापान के नागरिक भी करते हैं, सास बहू के सारे कॉम्बिनेशन भी इसमें इन्वेस्टर्स हैं। ओवरऑल कितना बड़ा मार्केट है इसके ऊपर कहना मुश्किल है। जो लोगों ने एस्टिमेट्स किए हैं कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स तो जापान होल्ड करता है अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, जापान और जापानीज कंपनियां जो हैं, तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स तो उनका वो है। बाकी लगभग 500 बिलियन से 700 बिलियन का एक एस्टिमेट है, 500 बिलियन से 700 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेट है जो जापानी नागरिकों ने या जापानी कंपनियों ने दुनिया भर में निवेश किया हुआ है, ये कैरी ट्रेड के चलते। एक छोटा एग्जांपल दूंगा, ऑस्ट्रेलिया का अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट देखें तो जापान 20% उसको ओन करता है। तो अगर
ऐसी पॉलिसी आती है जहां जापान के रेट भी बाकी दुनिया की तरह बढ़ने लग जाएंगे और जापानी फिर एसेट और करेंसी अट्रैक्टिव हो जाएगी, अगर पैसा निकल के जापान में लौटने लगा तो कोई और ऐसा खरीदार नहीं है दुनिया में जो इतना बड़ा एब्जॉर्ब कर सके। तो मार्केट्स ने ओवर रिएक्ट किया, बट मार्केट्स में क्या रहता है कि स्टॉप लॉस के लेवल्स रहते हैं, और आज जिस तरह से जापानी करेंसी अप्रिशिएट हुई, जैसे ये पॉलिसी निकल के आई, सवेरे आपका शो में देख रहा था दीप, और एकदम से हमने देखा कि यूएस फ्यूचर्स गिरे, और हमें भी, मैं देखे जा रहा था क्या हुआ, रशिया का मिसाइल हुआ, नॉर्थ कोरिया ने कुछ किया, फिर पता लगा जापान ने पॉलिसी बदल दी। वो 5-6 मिनट लगे और वो बिल्कुल अचंभित कर दिया उसने। तो छोटी बात यही, उन्होंने अपना यील्ड कर्व कंट्रोल का दायरा बढ़ाया, उसके चलते मार्केट्स क्या सोच रहे हैं कि रेट हाइक की तरफ अग्रसर हैं। ये अप्रैल में ये रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह कोई और आएगा, तो अपने सक्सेसर के लिए आसान कर रहे हैं रास्ता। तीसरी बात है, जापान का एक्सपोजर बहुत बड़ा है दुनिया भर के मार्केट्स में, लगभग $2 ट्रिलियन का उनका निवेश है दुनिया भर में। अगर उसमें से छोटा सा भी एक अंश वापस आने लग गया जापान की तरफ तो गड़बड़ हो जाती है। मार्केट्स उसको आज दर्शा रहे हैं। चौथा बहुत अहम बात है कि इन्होंने सरप्राइज किया। नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक्स पहले ही पारदर्शिता के साथ बता देते हैं हम कुछ करने वाले हैं तो, और पिछले 1 साल में इन्होंने पहले कहा था कि अगर ये हम बढ़ाते हैं इसकी अवधि 0.25 से 0.5, उसको आप रेट हाइक सोचिएगा। बट आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल मुकर गए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आप रेट हाइक मत देखिए। तो क्रेडिबिलिटी काफ़ी कम हो गई इनकी आज, और इनकी लेगेसी पे भी अब सवालिया निशान है। बट सबसे बड़ा अहम बात ये जो दिखा रहा है कि मार्केट्स इंटरकनेक्टेड हैं। एक जगह टोक्यो में कोई डिसीजन हुआ आज, और देखिए पूरे ग्लोबल मार्केट्स में आधे से 1% का फर्क पड़ गया। करेंसी मार्केट में तो और बड़ा 2-2.5% का फर्क पड़ गया। जापानी स्टॉक मार्केट 4% नीचे गया, बंद होते होते 2.25% तक आ गया जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई जी। क्रेडिबिलिटी कम हुई, साइज बहुत है, और ये दिखा रहा है। कल को एक आखिरी आंकड़ा दूंगा दीप, मार्च में जर्मनी का 10 साल का पेपर नेगेटिव में था, जो आज 2.2 हो गया। उस टाइम पे जर्मनी जापान से भी कम देता था, उसको आप 2.2 ले आए। भारतीय मार्केट पे असर नहीं पड़ा, बिकॉज जर्मन का निवेश नहीं आता है। ये जापान का सिर्फ आपने रेट भी नहीं बढ़ाए, रेट उन्होंने -0.1 ही रखा हुआ है ओवरनाइट। सिर्फ इन्होंने यील्ड कॉस्ट कंट्रोल की अवधि में थोड़ा सा इजाफा किया, 0.25 को 0.5 किया, उसके चलते देखिए क्या असर आ गया। तो ये दुनिया पचा पाएगी क्या अगर जापान 2% पे जाता है? यूके, जर्मनी आज 3.5, यूके 3.5% है। अमेरिका का 10 साल का पेपर, जो सबसे लिक्विड पेपर है दुनिया भर में, रिस्क फ्री उसको हम बेंचमार्क लेते हैं, वो 9 बेसिस पॉइंट उछल गया, क्योंकि $1.2 ट्रिलियन जापानी निवेश उधर पड़ा हुआ है अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में। तो ये साइजिंग हमें देखनी है, क्यों ये हिला और क्या इस पे असर हुआ। आज के लिए जो इम्पैक्ट आना था, आपने कहा कि एक तरह से एक ओवर रिएक्शन बनता भी है जब भी कोई ऐसी सरप्राइज चीजें आती है। पहली बार नहीं हुआ है किसी भी आउट ऑफ सिलेबस इवेंट के लिए, पर अब बाजार इसे कैसे पचाएंगे, और क्या आने वाले दिनों में बाजार पर, इक्विटी मार्केट्स पर असर पड़ सकता है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है? या इसने आज वीक किया है, हौसला त्रस्त किया है, क्योंकि ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अप्रैल से पहले ऐसा कोई चेंज जापानी बैंक लेके आएगा। ये बहुत ही सरप्राइजिंग मूव है, और इससे काफ़ी हौसला पंचर हुआ है ग्लोबली। तो काफ़ी अब एफआईआईज और जो ग्लोबल निवेशक हैं दीप, अपने स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि एक और आपका फैक्टर आ गया जो मार्केट्स को हिला सकता है। और भारत के लिए भी, क्योंकि निवेश बड़ा है जापान का, हमारे लिए भी इसमें प्रॉब्लम बन सकती है। ओवरऑल अगर ग्लोब में से लिक्विडिटी निकल के जापान की तरफ वापस जाती है
तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये कॉन्फिडेंस के लिए आज काफ़ी बड़ा धक्का है। ये देखना मार्केट रिकवर कर पाते हैं, कितना रिकवर करते हैं ईयर एंड तक, वो ज़रूर देखना पड़ेगा। बट अब ये हो जाएगा, जैसे फेड को हम मॉनिटर करते थे, ईसीबी बैंक ऑफ इंग्लैंड को थोड़ा पढ़ लेते थे, ज़्यादा इतना डीप नहीं देखते थे, अब जापान की सेंट्रल बैंक को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा दीप। तो एक नया फैक्टर और जोड़ लीजिए आप। यूएस फेड की तो हम हमेशा बात करते हैं, बाकी सेंट्रल बैंक्स, हमारे आरबीआई पर भी हम ट्रैक रखते हैं। अब जापान से भी सरप्राइज आएंगे, जो अब तक कोई सरप्राइज नहीं आता था। 8:30 बजे पॉलिसी आ जाती थी, एक लाइन टिकर पर चल जाती थी और आप आगे बढ़ जाते थे। बट आज बैंक ऑफ जापान ने भी दिखा दिया कि मैं भी इस रेस में शामिल हूं। बग्गा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज दोपहर को आपने हमारे लिए खास वक्त निकाला इस बड़े इवेंट को समझाने के लिए। बट बग्गा साहब जैसे कह रहे हैं, एक रिएक्शन जो आज बनता था वो हो चुका है, अब बाजार इसे और पचाएंगे और आने वाले दिनों में वरुण लग रहा है थोड़ा और रिएक्शन इसका डेफिनेटली। बग्गा साहब जब कह रहे थे दीप, तब देखो आप किस तरह से मार्केट में रिकवरी देखने मिली। डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है, अब केवल 35-36 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो जो ओवर रिएक्शन की बात कर रहे थे बग्गा साहब, आप देखिए मार्केट ने उसको भाप लिया, उसको सुन लिया और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी। हमारे मार्केट्स में भी निश्चित तौर से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है। मुझे तो लगता है ना दीप, ये बैंक ऑफ जापान ने जो किया है ना, मोर देन मार्केट का इशू, इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी पे अब इशू हो जाएगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात होगी कि अब बैंक ऑफ जापान क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यू नेवर नो। भरोसा हट चुका है। बट एक्चुअली जैसा सर कह रहे हैं कि नए गवर्नर आने वाले हैं अगले साल, तो देखते हैं उन पर क्या रहेगा। चलिए, अच्छी बात है वरुण, जैसे आपने बताया रिकवरी के मूड में है, हमारे एक्सपर्ट्स भी एक्टिव हो रहे हैं, कुछ और कॉल्स भी आ रही हैं, नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी भी कॉल्स लेंगे। उससे पहले एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून टू यू वरुण, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दीप, मेरे पास 2 कॉल हैं, पहले मुझे एक स्पेशल कॉल देनी है और फिर एक नॉर्मल बीटीएसटी भी है। तो आप कहें तो मैं पहले कौन सी कॉल दूं, आप जैसा कहें। सर दोनों कॉल ले लीजिए, स्पेशल कॉल वाला बिगुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बजा देंगे आपकी, बताएं सर। ऑलराइट सर, ऑलराइट। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें खरीदना है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 35-36 रुपए पर ट्रेड करता है। इसमें अगर कोई भी डिप 2-3 रुपए का मिलता है, 32 रुपए तक इसको ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 27 रुपए का। पहला टारगेट रहेगा 45 रुपए, दूसरा टारगेट 60 रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। डीप, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्लियरली आज बाजार की जो गिरावट है, बड़ी गिरावट है, उसको निगेट किया है। बहुत बड़ी डिप के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज इस टाइम पॉजिटिव में आता हुआ नजर आ रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि यहां से रिलायंस में एक अच्छे अपमूव की शुरुआत हो सकती है। इसलिए यहां पर 2600 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए हम ट्रेड लेंगे और मुझे लगता है कि ये कॉल ऑप्शन 45 और 60 रुपए तक के टारगेट्स आज या कल तक ही दिखाते हुए नजर आ सकती है। तो ये था पहला कॉल। और एक और दीप, जो स्पेशल कॉल है वो रहेगा कैश सेगमेंट का स्टॉक है, रेलवे स्टॉक है IRFC। 34 रुपए 50 पैसे, 34 रुपए 55 पैसे के आसपास के करंट लेवल्स हैं। दीप, यहां पर एक स्पेशल खरीदारी की राय है और इसको पोजिशनल तौर पर खरीदना है 4 से 6 ट्रेडिंग सेशन का व्यू लगाकर। इसमें जो मेरे टारगेट हैं वो पहला टारगेट है 38 रुपए का, दूसरा टारगेट है 40 रुपए का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 32 रुपए का। आज के सेशन की रिकवरी अगर आप देखें तो रेलवे स्टॉक दोपहर से ही वापस मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आए। आरवीएनएल ऑलरेडी अपर सर्किट पर है क्योंकि उसका सर्किट 5% का रिवाइज हो चुका है, लेकिन आईआरएफसी में अभी भी बड़ा स्पेस है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है और एक बड़ी तेजी के बाद डिसेंट कंसोलिडेशन यहां पर आते हुए नजर आई है। मुझे लगता है वापस नेक्स्ट अप लेग के लिए स्टॉक तैयार है और 38 और 40 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स आईआरएफसी में आते हुए नजर आएंगे। आईआरएफसी की का शेयर पकड़ा है हिमांशु जी, क्योंकि बात करते करते 83 लाख शेयर्स के बड़े सौदे आपको आईआरएफसी में होते हुए दिख रहे हैं। तो कोई बड़ा बायर भी है इस काउंटर में हिमांशु जी की तरह, जो ये स्टॉक आपको क्लोजली वॉच कर रहा है। स्पेशल कॉल है हिमांशु जी की तरफ से आईआरएफसी, इस पर भी करें आप नज़र और खरीदारी करके चल सकते हैं इस पर। इस बीच डाउ फ्यूचर्स एक बार फिर से ले जाइए वरुण, जो अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट करते, शानदार रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। पॉजिटिव हो गया है डाउ फ्यूचर्स, दिन के निचले स्तर पर ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिर चुका था। शो की शुरुआत में भी करीब 200 पॉइंट नीचे था, वहां से देखिए जबरदस्त रिकवरी आ रही है। में दीप सिर्फ एक ही गलती हो गई, क्या? बग्गा सर को सुबह बुला देना चाहिए, तो उनसे सुबह डिस्कस अगर कर लेते तो शायद सुबह मार्केट
हरे निशान में आते हैं, क्योंकि जब बग्गा सर बात कर रहे थे उसके बाद ही हमने देखा कि किस तरह की रिकवरी जो है डाउ फ्यूचर्स में देखने मिली, शानदार है। और हमारे मार्केट भी देखिए 18,330 के आसपास अब आ चुके हैं। आई थिंक सबको समझा दिया बग्गा साहब ने, आपने ओवर रिएक्ट किया है। अब थोड़ा लाइन में आ जाइए, बट मूव अच्छी आ रही है और हमारे बाजार के लिए भी अच्छी बात है। रिलायंस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो निफ्टी भी रिकवर कर रहा है, डाउ फ्यूचर्स भी है। आइए सिमी जी के पास चलते हैं, बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, फोकस में तो आईआरएफसी था जो हिमांशु ने दे दिया, पर मैं पूरा बिल्कुल सहमत हूँ हिमांशु के साथ। मुझे लगता है कि स्टॉक में जो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है और ये स्टॉक वापस से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है हिमांशु, ये स्टॉक 17 नवंबर को मैंने बीटीएसटी करवाया था 28 रुपया के आसपास। तो 28 रुपया 40 पैसे के आसपास मैंने फर्स्ट टाइम आईआरएफसी में बीटीएसटी करवाया था। और उसके बाद ये स्टॉक कहाँ पहुंच गया था। अभी ये स्टॉक वापस से लोअर लेवल टेस्ट करके ऊपर घूम रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम एक्वायर कर सकता है। हिमांशु का टारगेट तो मैंने नहीं सुना, पर मेरा टारगेट तो हमेशा बड़ा ही होता है। पहला टारगेट 41 होगा, दूसरा टारगेट होगा 4750। तो 41 एंड 4750 का टारगेट्स के लिए, दो टारगेट्स के लिए आईआरएफसी को खरीदिए और होल्ड कीजिएगा। ये स्टॉक आने वाले मतलब 1 से 2 महीने में ये जो टारगेट्स मैंने बड़े बड़े दिए हैं ना, सारे अचीव हो जाएगा। 41 एंड 4750 ये दो टारगेट्स आईआरएफसी के लिए मेरे तरफ से। स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस मैं बता देती हूँ, ये बताना पड़ेगा। अभी तो आईआरएफसी 34.95 के आसपास है। स्टॉप लॉस 33 के नीचे लगाइए। 33 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स आते हुए आईआरएफसी पे करीब 4750 के आसपास के लेवल, यानी कि यहाँ से 13-14 रुपए के आसपास की तेज़ी जो है वो आईआरएफसी दिखा सकता है। यानी कि करीब 35-40% के आसपास की रैली जो है, इसके लिए सुमित जी यहाँ पे टारगेट दे रही हैं। चलिए सुमित जी भी कतार में हैं, एक बुगिल बजाते हैं सुमित के सुपर हिट के लिए। यस सुमित जी, बताइए आपका स्टॉक। वरुण, आई लेटर से ही मेरा भी स्टॉक आया है और स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। 63.70-75 का अभी भाव चल रहा है, 63 रुपया 70 पैसा। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल, जिसका सिंबल है इरकॉन, IRCON। इरकॉन के अंदर मोमेंटम है। ये स्टॉक दीपांशु, अगर आपको याद होगा तो मैं बहुत लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं। करीब 40 रुपए के लेवल के आसपास से इरकॉन में रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं। एक वन वे तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है और अभी भी यहां से स्टॉक के अंदर अगले एक हफ्ता, 15 दिन और 25 दिन के अंदर एक बढ़िया मूव यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इरकॉन में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 60 रुपए 61 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 60 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं इरकॉन के अंदर, 70 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, जो कि अभी रिसेंट के हाई भी उसके आसपास ही लगे हैं। तो 70 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 70 रुपए का लेवल निकलने के बाद 75 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में इरकॉन में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 60 के स्टॉप लॉस से 70 से 75 के टारगेट्स के लिए। रेलवे थीम वापस आपको मोमेंटम में आती हुई दिख रही है। सारे रेलवे स्टॉक्स एक्शन में। सुमित जी तो 40 के लेवल को रेकमेंड कर रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी की स्पेशल पिक भी थी कुछ समय पहले, मुदित जी के भी रेडार पर था, जय ने भी रेकमेंड किया। तो रेलवे थीम पर रखिए नजर, क्योंकि ये सारे के सारे काउंटर्स आपको मूवमेंट फिर से दिखा रहे हैं। सारे रेलवे स्टॉक्स एक सडन एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। राइट्स पर रखें नजर, वहां पर एक मूव आ रही है। RVNL देख लीजिए, रेलटेल देख लीजिए, BEML जैसे काउंटर्स है, वहां पर भी मूव है। जरूरी नहीं कि सारे पॉजिटिव में हो, बट सारे काउंटर्स में आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। तो रेलवे स्टॉक्स जो फ्लेवर रहे हैं कुछ समय से बाजार का, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, अब वापस एक्शन में। आइए चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी करते हैं स्वागत और इसी थीम के बारे में बात की जाए। चोपड़ा साहब, वापस रेलवे स्टॉक्स रेडार पर आ गए, थोड़ा मोमेंटम में आ गए। ये बजट के पहले की मूव है या कुछ और दिख रहा है बाजार को इस समय? जी गुड आफ्टरनून। ऐसा होता है अक्सर कि बजट से पहले, क्योंकि अब बजट, आम बजट और रेल बजट एक ही हो गया है, तो रेलवे स्टॉक्स में कुछ एक्शन देखने को मिलता है। संभावना ये भी है कि सरकार इसके ऊपर कुछ बजट आउटले अच्छा लेकर आए और जिस प्रकार से नई ट्रेन्स लॉन्च की जा रही हैं, वंदे भारत ट्रेन अभी काफ़ी सारी लॉन्च की गई हैं, प्रधानमंत्री उसका लॉन्च भी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इंफ्रा पे, रेलवे पे जो भी सेक्टर अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, तो उस सेक्टर के ऊपर काफ़ी आउटले रखा जाएगा।
ये 2024 से पहले फाइनल बजट है सरकार का, तो सरकार कोशिश करेगी कि जो पेन पॉइंट्स हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, 8.8% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे देश में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जहाँ जहाँ से भी हो पाएगा। रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो इंफ्रा स्पेस है, मुझे लगता है वहाँ पर भी बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और रेलवे को कहीं ना कहीं आप इंफ्रा से जोड़ के देख सकते हैं इन सम वे। तो मुझे लगता है कि जो रेलवे स्टॉक्स हैं, अच्छी संभावना है कि बजट से पहले अच्छी तेजी दिखाएं। मगर एक और सलाह है साथ साथ, जहां पर ओवर हीटिंग हो गई है, जो भी स्टॉक्स अपने 50 DMA से काफ़ी दूर ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर अपना मुनाफा बांधते जाइए और शिफ्ट भी कर सकते हैं दूसरे स्टॉक्स में। तो बेहतर यही होगा कि आप मुनाफा साथ के साथ बांधते चले जहां जहां प्रॉफिट आता है, क्योंकि मार्केट्स इस समय लगभग ऑल टाइम हाई पे हैं और बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। हमने देखा अभी निफ्टी में करीब 700 पॉइंट की गिरावट आई, बहुत शार्प गिरावट थी। तो कई बार जो छोटे मझोले इन्वेस्टर्स हैं वो संभल नहीं पाते, बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर पाते। तो जैसे ही आपको तेजी मिलती है आने वाले जनवरी के महीने में, तो उस प्रॉफिट को बांधते भी जाएं। मगर हाँ, रेलवे बजट से पहले, आम बजट से पहले इनमें कुछ तेजी बन सकती है। बिल्कुल, तो रेल बजट से पहले, आम बजट से पहले रादर तेजी यहाँ पर आपको बन सकती है। इस बीच सिल्वर, चांदी पर रखिए नजर, और सुमित जी एक बार जरा आप तेजी यहाँ पर आपको बन सकती है। इस बीच सिल्वर, चांदी पर रखिए नजर, और सुमित जी एक बार जरा आप चांदी का भी चार्ट पुल कर लें। हिमांशु जी के भी बड़े बड़े टारगेट्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, बड़ी तेजी आती दिख रही है। 2% ऊपर 69,000 का लेवल अभी अभी चांदी ने छुआ है। इंट्राडे ट्रेड में भी जबरदस्त स्पाइक आपको सिल्वर के प्राइसेस में आते हुए दिख रहा है। सुमित जी जरा बताएं, अगला लेवल नियर टर्म बेसिस पर क्या बनता है? दीपांशु, मैं यही बोलूंगा, पिक्चर अभी बाकी है। सिल्वर के अंदर तो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। सिल्वर के अंदर जो मैंने आपको बहुत दिनों पहले जब हमने डिस्कशन किया था 55-56 हजार के आसपास, तब भी मैंने कहा था कि 70 से 75 हजार के टारगेट तो जल्दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे, और पोजिशनली चांदी के अंदर बड़ा मूव आएगा। अभी इसके अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, और पिछले कई दिनों से छोटी मोटी करेक्शन के बाद चांदी के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। आज भी नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट 1300 रुपए के आसपास का तेजी चांदी में देखने को मिल रहा है। इसका अभी इमीडिएट हर्डल अगर ट्रेडिंग के लिहाज से बात करेंगे तो चांदी के अंदर जो ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 70,000 का ही बनेगा। 70,000 का लेवल जैसे ही टूटेगा उसके बाद चांदी के अंदर मोमेंटम और बनेगा। अभी जो रिसेंटली 4 दिन पहले के हाई बने थे 69,400-500 के आसपास के बने थे, तो वो रिसेंट के स्विंग हाई जैसे ही ब्रेक होते हैं तो 70,000 का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा, और फिर ऊपर में 71,500 से लेकर 72,000 तक के लेवल मोमेंटम के तौर में चांदी में देखने को मिलेंगे। मेरे को लग रहा है कोई भी डिप आता है तो चांदी पे बाय का व्यू लेके ही करना है, इसके अंदर तेजी का पोजीशन छोड़ना नहीं है। डेफिनेटली, तो चांदी में तो आपको खरीदारी करना है। लेकिन दीप, चांदी वैसे तो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो कि जिनके लिए बाय प्रोडक्ट चांदी है, और उसमें से एक है हिंदुस्तान जिंक। अगर चांदी इतना चलेगा तो हिंदुस्तान जिंक कितना चलेगा? एक बार चोपड़ा साहब से पूछ लेते हैं। चोपड़ा साहब, हिंदुस्तान जिंक ये एक कंपनी है जो कि चांदी इसका बाय प्रोडक्ट है, और काफ़ी हद तक चांदी के दाम जो बढ़ते हैं इसको फायदा होता है। आप हिंदुस्तान जिंक को कैसे देखते हैं अगर चांदी के दाम में इस तरह की तेजी आएगी तो? सर आप म्यूट है सर। आई एम सॉरी। 2 मेजर कंपनीज हैं, वेदांता है और हिंदुस्तान जिंक है। ये दोनों एक ही समूह की कंपनी, अनिल अग्रवाल समूह की। इन दोनों में ही चांदी का व्यापार होता है, और मुझे लगता है कि इन दोनों कंपनीज में ही अच्छी तेजी बननी चाहिए। हिंदुस्तान जिंक में मेरे अच्छी संभावना है कि आपको 370 के लगभग जाता दिखे, और इसी प्रकार से वेदांता में एक टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर हम देखें तो एक गैप छूटा हुआ है। तो वेदांता इतना अच्छा डिविडेंड देता है, वैसे भी अब फाइनल क्वार्टर में एक अच्छा डिविडेंड आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि वेदांता यहाँ से चलेगा तो आपको 370-80 यहाँ ये जाते हुए दिखेगा, और गैप भी फिल करेगा। तो अच्छी संभावना है दोनों ही स्टॉक्स बहुत अच्छा करें और चांदी का बेनिफिट इसको पहुंचे, क्योंकि अब मेरा ये मानना है कि चांदी 1 लाख भी जा सकती है। और जैसे अभी सुमित ने बोला कि अभी तो शुरू हुई है कहानी, तो अच्छी संभावना है कि चांदी और प्रेशियस मेटल्स दोनों, सोने में अच्छी तेज़ी देखने को मिले, और यहाँ से चलना शुरू होगा। तो मेरा जो पर्सनल टारगेट है वो करीब 1 लाख का है, तो वो भी आता दिखे, या इस बार नहीं आए तो मे बी थोड़े टाइम बाद आएगा, मगर 1 लाख चांदी जरूर जाएगी। 1 लाख के, और चोपड़ा साहब अकेले ही नहीं है, हिमांशु जी का भी यही टारगेट है, सुमित जी भी इन बड़े टारगेट्स की बात कर रहे हैं। तो चांदी वरुण बड़ी मूव हो रही है 69,000 के लेवल पर आपकी स्क्रीन पर इस समय। आइए 2:30 बज चुके हैं, करते हैं स्वागत सदाबहार सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए।
स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया रिकवरी के मूड में बाजार दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ी रिकवरी दिखा रहे हैं। बताएं सर, आज के लिए क्या प्लान है? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून वरुण। बिल्कुल, आज तो बाजार ने एक रिमार्केबल नीचे लेवल से रिकवरी दिखाई है और वो इंटरनेशनल मार्केट्स भी सब अच्छे हो गए, खास करके बगा साहब के स्टेटमेंट्स के बाद। तो बाजार अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। बताएं सर, पहला स्टॉक कौन सा है? दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है, मैंने कई बार पहले भी रिकमेंड किया हुआ, स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो अभी 332-33 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक पावर इंफ्रा, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स और मेनली स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस वाली कंपनी है, जो कि स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एक जबरदस्त कंपनी है। एक 3600 करोड़ की एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और ये ऑर्डर बुक अभी मैनेजमेंट के मुताबिक 5000 करोड़ की इस साल के अंत तक हो जाएगी। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है, पावर ग्रिड है, आईओसी, टाटा केमिकल, टाटा पावर और कई सारी इंटरनेशनल पावर कंपनीज। हाल ही में इनको एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का 2.5 लाख स्मार्ट मीटर्स का टेंडर था, 338 करोड़ का ऑर्डर है, उसमें ये L1 आई है कंपनी, तो वहां से भी ये ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है। बाकी कंपनी के पास रिन्यूएबल एनर्जी का भी कारोबार है, करीबन 130 मेगावाट की विंड पावर की कैपेसिटी है। और ये स्टॉक अभी इसलिए ज्यादा पसंद आ रहा है बिकॉज इन्होंने एक डेटा सेंटर के बिजनेस में कदम रखा है, जो कि एक हाई ग्रोथ सेक्टर है और इनकी एक नई फैसिलिटी अगले क्वार्टर में कमीशन हो जाएगी डेटा सेंटर की। और ये जो डेटा सेंटर में खास बात है कि चूंकि इनके पास ऑलरेडी विंड पावर है 130 मेगावाट का, तो वहां से इन्होंने 51 मेगावाट विंड पावर डेटा सेंटर ऑपरेशंस के लिए इयरमार्क किया है। तो अब ये फिर ESG कंप्लायंट हो जाते हैं, तो इनको जो बड़ी कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजॉन है, इन सब के लिए काम कर सकते हैं। और वैसे भी डेटा सेंटर का जो कारोबार है एक बहुत ही हाई ग्रोथ कारोबार है और हाल ही में हमने देखा ब्लैकस्टोन ने भी भारत में डेटा सेंटर के कारोबार में कदम रखा है। 600 मेगावाट की कैपेसिटी आ रही है उनकी मुंबई और चेन्नई में। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 14 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 30% और FIIs DIs भी अराउंड 28% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें कोटक है, HDFC है, DSP है। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट है 345 का, स्टॉप लॉस रखना है 322 का। 345 का टारगेट, 322 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें टेक्नो इलेक्ट्रिक में। दूसरा कॉल सर? दूसरा स्टॉक दीपांशु मेरा आज का है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, TN पेट्रो के नाम से ये स्टॉक ट्रेड होता है। 95 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है, जो कि मेनली लीनियर अल्काइल बेंजीन, LAB, फिर आपके कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि इनके क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो HUL को कैटर करती है, ज्योति लेबोरेटरीज को कैटर करती है। कंपनी ने फिर कुछ कैपेक्स की भी प्लानिंग करी है, तो उसका भी फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। दमदार फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, 0.06 की डेट इक्विटी रेशियो, पिछले 3 साल का पैट का कैगर जबरदस्त रहा है 75% का। और एक कंपनी की प्रोमोटर है स्पिक और दूसरा टिडको, स्पिक जो कि लिस्टेड कंपनी और टिडको तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फिर डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो अराउंड 3.3% की डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू इज क्लोज टू द करंट मार्केट प्राइस, 85 के आसपास की बुक वैल्यू है, तो 1.2 टाइम्स बुक या 1.1 टाइम्स बुक पे स्टॉक सस्ता है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से भी 6 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से बहुत अच्छा करना चाहिए, तो इस पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 105 का, स्टॉप लॉस रखना है 90 रुपए का। 2 कैश कॉल्स आपके लिए, टेक्नो इलेक्ट्रिक और TN पेट्रो, टी लेटर के दोनों काउंटर्स आपको बढ़िया रिटर्न्स यहाँ से दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। आइए चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, जो हमारा चार्ट कॉर्नर पिक था थोड़ा सा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा वेट करूंगा दीपांशु। तो दूसरा कोई स्टॉक खोज रहा हूं, जैसे ही खोज खत्म होगी तो वापस आऊंगा। तब तक दीपांशु एक अपडेट शेयर कर दें। आज हमने सुबह आईबोल हाउसिंग पर एक स्पेशल रिकमेंडेशन दी थी। स्टॉक जो है वो रॉक कर रहा है एकदम, 153.15 के अराउंड चल रहा है। और दूसरा एक अपडेट हो रहा है दीपांशु, चांदी मेरी और कुणाल जी की भी पिक है और हमने यहाँ पर 1 लाख प्लस के टारगेट दिए हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए माफ कीजिएगा, अदानी एंटरप्राइजेस, माफ कीजिएगा, जहां पर आपको रखनी है नजर। और इस पर हिमांशु जी की भी कॉल आ रही है, तो इस पर आप रखें नजर, दोनों काउंटर्स देख रहे हैं। इस बीच नितिन जी भी तैयार है, उनका भी करते हैं स्वागत। बिगुल निफ्टी के निशानबाज नितिन मोरार का।
गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। देखिए दीपांशु, यहाँ पे हम फोकस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो 2601 के आसपास है, और इसमें रिलेटिवली काफी स्ट्रेंथ है। अभी जो बाउंस आई है निफ्टी में उसमें रिलायंस का कंट्रीब्यूशन काफी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2600 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन जो 3940 में मिल रही है, 2600 एट द मनी कॉल हो गई, ये 3940 में लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए का और टारगेट होंगे 65 रुपए का। मार्केट में अगर बाउंस आता है तो लीडरशिप रिलायंस से आ सकती है, क्योंकि करेक्शन के बाद बिल्कुल सपोर्ट पे और रिलेटिवली काफी स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो हम रिलायंस पे फोकस रखेंगे और इसकी एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे जो 3940 में मिलती है, 65 के टारगेट होंगे। रिलायंस जो है यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, मार्केट के तेजी में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है 2600। हिमांशु जी से सोच विचार मिल रहे हैं डेफिनेटली। हिमांशु जी ने भी यही कॉल दिया था, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी थी। और काफ़ी सारे स्टॉक्स और है जो कि हरकत में है, उसमें से एक फैक्ट है जो कि ऑलरेडी अपर सर्किट पे आपको यहाँ देखेगा 10% के आसपास की तेजी वहाँ देखने मिल रही है। और दीप, कल इसी समय एक और स्टॉक था जो कि काफ़ी हलचल दिखा रहा था, वो था पीएनबी हाउसिंग। कल भी हमने देखा था करीब 6-7% के आसपास की रैली थी, और आज भी आप देखिए करीब 6% के आसपास की रैली जो है इस काउंटर में देखने मिल रही है। 538 के आसपास जो है ये काउंटर आ चुका है। तो लगातार तेजी जो है इस पूरे स्पेस में, और पीएनबी हाउसिंग जो है वो अच्छी खासी तेजी जो है लगातार दिखाते जा रहा है। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और स्टॉक है दीप जिसमें काफी आजकल लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है। हाँ। लोग 950 के भी टारगेट दे रहे हैं। 950 के टारगेट? हाँ। कौन सा दिखा रहे हैं? LIC। हाँ, और ये आज सुबह कुणाल जी की पिक ऑफ द डे में। हाँ, कल राकेश जी ने भी दी थी इसको 950 के आसपास के लेवल उन्होंने सुझाए थे। लेकिन LIC पे क्योंकि अब इतना चल चुका है पिछले कुछ दिनों से, हालांकि अगर आप देखेंगे तो IPO प्राइस से काफी नीचे ट्रेड करा है, तो हमने सोचा क्यों ना एक बुल वर्सेस बेयर करा लिया जाए, देखें किसमें कितना है दम। तो हमारे साथ जुड़े हैं अरमान और नुपुर LIC बुल वर्सेस बेयर के लिए। तो सबसे पहले तो ये तो देखिए दी, बुल कौन है और बेयर कौन है। नुपुर और अरमान दोनों जुड़े हुए हैं। आप दोनों में से साथ में नहीं खड़ा किया। हाँ, वही। अच्छा, मेरे ख्याल से अरमान बेयर है, अरमान बुल है। अच्छा, अरमान बुल है। ये इंटरेस्टिंग होगा। ये इंटरेस्टिंग है। चलो तो नुपुर बेयर है। चलिए शुरुआत कीजिएगा अरमान, फिर आप ही शुरुआत कर दीजिएगा, क्योंकि मार्केट में तो LIC में तो अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। बताइए कौन से बुलिश पॉइंट्स है। देखिए, मैं सबसे पहले एक कॉमन चीज पूछना चाहूंगा, भले आप हो या फिर दीप जी हैं, कोई भी बता सकता है। नुपुर बेसिकली नुपुर से पूछना चाहूंगा कि क्या वो ये मानती है कि आने वाले 5 साल या 10 साल इंडिया के हैं या नहीं है? बिल्कुल है। अगर आने वाले 5 साल, काइंडली नोट कीजिएगा, नुपुर ने माना है ये पहले ही कि आने वाले 5 या 10 साल इंडिया के हैं। अब देखिए 5 या 10 साल, मैं वही कह रहा हूँ, 50 साल है। एटलीस्ट 5 या 10 साल तो है ही सही, एटलीस्ट वो तो है ही सही। और अगर आने वाले 10 साल अगर आप मिनिमम मान रहे हैं कि इंडिया के हैं, तो कौन, ये जो कंपनी है, दिग्गज कंपनियों में सब में LIC का स्टेक है। आप मारुति ले लीजिए, ITC ले लीजिए, TCS ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए। तो अगर मार्केट यहां से भागना 10 साल हमको बढ़ना है, तो आप LIC में तो इनका सबका स्टेक है, तो डेफिनेटली इनको तो बढ़ना है ही सही। अब ये तो बात हो गई कि जैसे खुद ने भी एक्सेप्ट कर लिया आपने। अब उसके बाद बात करते हैं कि जैसे आप LIC की अगर आप बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो वो दुनिया की, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूं, ना कि अपने देश की, ग्लोबली 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ब्रांड है। उसी के साथ साथ अगर आप इनका मार्केट शेयर देखेंगे, इंडिविजुअल्स जो आप अगर जो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होता है, उस पॉलिसीज में इनका मार्केट शेयर 70% के आसपास का है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी हुआ है, ये कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, और लगातार इनका शेयर लगभग 60% से ज्यादा मेंटेन करते हुए रखे हैं। तो इस कंपनी के लिए जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है, जहां पे आपको इंडिया का विजन है, और जहां पर आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ दिख रही है, तो सबसे पहला बुल पॉइंट तो यही बन जाता है। हो सकता है LIC का इन्वेस्टमेंट इतनी सारी कंपनीज में हो, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। अगर LIC को कंपेयर करें दूसरे प्लेयर्स के साथ, तो उसकी जो ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में देखा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। इनफैक्ट आपने मार्केट शेयर की बात की तो एक पॉइंट पे ऐसा होता था कि जहाँ पे 80% से ज़्यादा का मार्केट शेयर कंपनी के पास हुआ करता था। अब रीज़न क्या है कि क्यों मार्केट शेयर में हमने फॉल देखा है? एक तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, साथ में जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, एजेंट्स जो होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनकी एबिलिटी पे जो रिस्ट्रिक्शंस आती है, इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस इंडस्ट्री में कि यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता था। साथ ही साथ एक और पॉइंट है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे आता है, जो आपकी जो प्रॉफिट्स है उस पर भी एक इम्पैक्ट डालता है। तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हो, लेकिन कंपटीशन में भी आपको पार तो रहना पड़ेगा।
देखिए, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करी तो ये तो इंडस्ट्री वाइड है, ऐसा तो है नहीं स्पेसिफिकली एलआईसी के लिए कुछ अलग रूल्स हो या एचडीएफसी लाइफ के लिए कुछ अलग रूल हो, तो ये तो इंडस्ट्री वाइड कुछ पॉइंट हो गया। अब उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, हाँ डेफिनेटली इनका मार्केट शेयर कम हुआ है, पर अब कंपनी कर क्या रही है? कंपनी जब से आईपीओ लाई है उसके बाद से कंपनी का मैनेजमेंट लगातार नॉन पार सेगमेंट में फोकस करता हुआ जा रहा है। नॉन पार सेगमेंट में क्या होता है? नॉन पार सेगमेंट में ये चीज होती है कि उन्हें अपना जो प्रॉफिट है वो जो पॉलिसी होल्डर्स उनके साथ शेयर नहीं करना पड़ता है और उसमें मार्जिन ज्यादा होते हैं। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जितना परसेंटेज है इनका नॉन पार सेगमेंट का, जितना परसेंटेज है टोटल जितनी पॉलिसीज है उसमें लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 7% था, 7.15, फिर उसके बाद 7.85 और अब 9% के आसपास होता हुआ गया है। और इसी का इफेक्ट आपको दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन जो इन कंपनियों के लिए, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है, जिसको माना जाता है और जिसको नेगेटिव इंपैक्ट बताया जा रहा था कि जो पहले सिर्फ 9% का था, वहीं दूसरी कंपनियों के लगभग 25% के आसपास का था, वो 9% से बढ़कर अब 15% पर आता हुआ दिखा है। इसीलिए आपने देखा कि कंपनी में लगातार आपको दिखेंगे, लगातार आपको खरीदारी भी आती हुई दिख रही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप FY23 में अगर आप जितने भी कंपनी के सर्कुलर्स देखेंगे या उनकी कोई प्रेजेंटेशन देखेंगे, सारे लॉन्चेस उन्होंने करे हैं वो नॉन पार सेगमेंट में करे हैं। नॉन पार सेगमेंट जो VNB मार्जिन इसको बढ़िया देता है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे ये इतना पॉपुलर है कि इन्होंने लगभग ये 3-4 महीने में लगभग इतनी सारी पॉलिसीज लॉन्च करी है और इन 3-4 महीनों में इन्होंने कम से कम 200 से 300 करोड़ सिर्फ इस नई पॉलिसीज के, जो तीन नई पॉलिसीज उन्होंने नॉन पार में करी है, उसी से कमा लिया है। लॉन्चेस नए किए होंगे लेकिन कंपटीशन तो उतना ही ज़्यादा है। मार्केट शेयर हमने देखा कम होता नज़र आ रहा है इस कंपनी के लिए और आगे चल के भी अनुमान यही है कि ये यहाँ पे इम्पैक्ट रहेगा जिस हिसाब से अगर आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे आपको LIC का नाम ही नहीं दिखेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आजकल ऑनलाइन के ज़माने में ऑफलाइन कौन जाता है? कौन इतना 16, 25, 30 पेज का फॉर्म भर के LIC की पॉलिसी लेगा? इससे बढ़िया एक पेज का फॉर्म भरूंगी। मैंने अभी लॉगिन किया पॉलिसी बाजार से, मुझे कॉल आ गया, मैम कौन सा टर्म इंश्योरेंस चाहिए। तो कंपटीशन अगर इतना ज़्यादा है, आपकी VNB मार्जिन भी बढ़ गई, लेकिन पॉलिसी ही नहीं आएगी तो मार्जिन कहाँ से आएंगे? देखिए, डेफिनेटली अगर आप पिछली बार अगर न्यूज़ पे थे, जब आप मैनेजमेंट ने ये चीज़ बोली थी कि ऑलरेडी उनका जो ऑनलाइन है वो ऑलरेडी अच्छे से रन कर रहा है और लगातार उसका जो परसेंटेज ऑफ जितनी पॉलिसीज वो ऑनलाइन बेच रहे हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और इसी का रीज़न अगर आप देखेंगे कि जो आप इंस्टीट्यूशंस हैं वो धीरे धीरे इसको लाइक भी करते हुए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर अब मैं बात करूं कि कंपनी के वैल्यूएशंस की, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इतनी अच्छी चीज़ें हो रही है, पर कंपनी का वैल्यूएशन जो प्राइवेट कंपनीज है वहां से अगर आप देखेंगे तो लगभग आधे हैं। अगर एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग आधे वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। ऐसी कंपनी जो दिग्गज कंपनी है, ग्लोबली 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है, जिसका आपको श्योर है कि अगर यहां पर इंडिया में ग्रोथ आनी है तो LIC में ग्रोथ आनी है, वो कंपनी दूसरे कंपेरिजन में आपको आधे भाव पे मिल रही है। अच्छा, आधे भाव पे मिल रही है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट गिरता है और मार्केट में फॉल आता है, वो वैसे ही स्टॉक भी आधा हो जाता है या व्हाटएवर इट इज़, कोई बात नहीं। लेकिन इंटरेस्ट रेट का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस हिसाब से हम बढ़ते हुए देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, जहाँ पे इम्पैक्ट दिखता है प्रॉफिटेबिलिटी। आगे बढ़े तो जिस हिसाब से हमने OFS देखा था, LIC का आया था 3.5% की वहाँ पे बिकवाली थी गवर्नमेंट की तरफ से। उससे अगर इतना बड़ा रिएक्शन आ सकता है तो फिलहाल गवर्नमेंट का हिस्सा 96.5 का, अगर उसमें से वो मिनिमम लेके आएंगे, जब 75% पे लेके आएंगे तो करीबन 21.5% की सेलिंग दिखेगी। तो क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर एक बड़ा सवाल है और एक ये ओवर आएंगे जो स्टॉक पे बना हुआ रहेगा। देखिए, बिल्कुल ये ओवर है और इस बात को मैं भी मानता हूं, पर उसके साथ आप एक चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब जो हमारे DIs और जो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो ताकत बढ़ के आई है वो हर एक चीज को पचा सकते हैं। आपने कभी ये सोचा था कि FIs 3 लाख करोड़ की बिकवाली कर देंगे और 50 निफ्टी यहां पर होगा? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि अब सबके पास अगर आप देखेंगे डेप्थ काफी हो चुकी है। तो डेफिनेटली अगर अच्छी कंपनी आएगी तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छे भाव पर डेफिनेटली इसमें पैसा डालेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप देखें, आपने मुनाफे की बात करी, मुनाफा अगर Q2 में देखेंगे टोटल इनका 15,000 करोड़ का था, जो कि अगर पूरे साल का सबका मिला ले तो भी नहीं था, हालांकि उसमें वन ऑफ भी था। उसके अलावा भी 2,000 करोड़ का मुनाफा, तो काफी बढ़िया मुनाफा। और सिटी के अगर आप टारगेट देखेंगे तो 1000 के टारगेट है वहां पर। सिटी का हो सकता है 1000 का टारगेट हो, लेकिन गोल्डमैन सैक्स का तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टारगेट है, 750 का, 740 का टारगेट है, उनकी न्यूट्रल की रेटिंग है। तो स्टॉक इंटरेस्टिंग है, टारगेट्स भी इंटरेस्टिंग है और बेयर के पॉइंट्स भी इंटरेस्टिंग ही थे। बेयर चाह रहा है उसका पलड़ा भारी हो, बट इस बाजार में रेड कलर भी पहना है, रेड कलर पहन के भी आए हैं डबल बेनिफिट देने के लिए। बट इस बाजार में तो हम देख रहे हैं ज्यादातर बुलिश व्यूज ही LIC पर बने हुए हैं डेफिनेटली। लेकिन डीप इसमें इंटरेस्टिंग है, फंडामेंटल्स आप देखोगे तो कोई नहीं कहेगा कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स खराब है, सब अच्छा है। इंडिया इज इक्वल टू LIC, LIC इज इक्वल टू इंडिया, ये है। लेकिन 3.5% बेचने में पसीने निकल गए सर। अब वो 21.5% कब बेचेंगे और उतनी एपेटाइट कब आएगी? अब खरीदे कि वो 21.5% बिकेगा उसके बाद खरीदे, ये समझ में नहीं आता। नया मूव तभी आएगा। बट हाँ,
फॉर नाउ एक मूवमेंट बना हुआ है LIC में और मोमेंटम भी बाजार को ऊपर लेके जा रहा है। और जो आपने बुलिश व्यू दिए वरुण, जो आप हाईलाइट कर रहे थे बंसल जी के, कल मैं था नहीं शो में, तो एक बार बंसल जी से पूछें, बंसल जी इतना कन्विक्शन कहाँ से आ रहा है सर LIC पर? देखिए दीप, मैं तो देखिए यहाँ बोल लूँ, बट एक चीज मैं राय दूंगा आपको, सलाह दूंगा, अनिल जी होते तो शायद इंप्लीमेंट भी होता। नूपुर ने जो पॉइंट्स रेस करे ना दीप, उसको तो अलग से वीडियो बना के आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मंत्रालय में भेजना चाहिए। अगर उन पॉइंट्स पे दीप काम हो जाए तो स्टॉक 2000 रुपए का हो जाएगा। काफी हार्ड वर्क, काफी रिसर्च करी है और सारी जो कमियां नूपुर ने हाईलाइट करी है, अगर उस पर काम हो जाए तो स्टॉक 2000 रुपए के भी भाव भी क्रॉस करेगा। तो उस पर तो अलग से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वीडियो जाना चाहिए। और दीप मैं यहाँ पर बुल हूँ और मैं एक चीज ऐड करूंगा जो शायद अरमान ने जैसे बोला कि टॉप 3 कंपनीज में भारत में आता है, बट LIC को आप देखें तो टॉप 5 जो इंश्योरेंस कंपनीज है विश्व की, उसके अंदर इसकी गिनती आती है। और दूसरा जो चीज अभी वरुण ने बोली कि बाकी स्टेक बिक जाए, तो वरुण मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक्शन में आ चुकी है और जिस चीज को अरमान ने भी हाईलाइट किया था, मोस्ट लाइकली आप Feb-March के अंदर यहाँ पे ऑफर फॉर सेल आते हुए देखेंगे। और ये एक PSU कंपनी है, यहाँ पे ऑफर फॉर सेल IPO प्राइस के नीचे नहीं आएगा और सारे फिरंगी FIs आएंगे खरीदने के लिए। तो 950 प्लस के जो प्राइस टारगेट जो मेरे और कुणाल जी के हैं, वो आपको बाय 31 मार्च 2023 तक देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं स्तरों पे यहाँ पे खरीदना चाहिए। और अगर जो पॉइंट्स निपुर ने रेस करे, दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ, और उस पर गवर्नमेंट काम करे तो ये स्टॉक बहुत जल्दी डबल भी होने का पोटेंशियल रखता है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है बंसल जी, आशा करते हैं कि ऑफ कोर्स वो एक्शन हो। आपका ये वीडियो हमने सेव करवा दिया है सर, और जब जब ये टारगेट्स आएंगे गारंटी देता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमारी तरफ से ये वीडियो चला भी जाएगा। बंसल जी का ये भरोसा LIC में आया है। बट नजर रखिए, थोड़ा रिसेंटली एक अच्छा रिबाउंड जरूर LIC ने दिखा, एटलीस्ट मोमेंटम तो वापस आया है इस काउंटर में। आइए, जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, कैश का ऑप्शन। थोड़ी देर में आशीष केलकर साहब भी एक स्पेशल पिक देंगे, बट रोज की तरह न्यू ईयर स्पेशल पिक ये लेने का वक्त आ गया है और आज आपको मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया अपनी न्यू ईयर पिक दे रहे हैं। मेरा न्यू ईयर पिक है JK पेपर। इस पूरे साल में पेपर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना और JK पेपर में लगभग 100% तक का रनअप इस साल देखा गया है। इस स्टॉक का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक का जो अभी तक का लाइफ टाइम आई है वो लगभग 450-55 के आसपास है, जिस हिसाब से मोमेंटम बना है इस लेवल को ये निकालता हुआ नजर आ रहा है। तो JK पेपर पे खरीदारी की सलाह देंगे। 390 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं ऊपर में 480 तक के टारगेट ये स्टॉक आने वाले 2 से 3 महीने में छू सकता है। JK पेपर कंसेंसस कॉल बन गया। आज सुबह सिमी जी के रेडार पर भी था, उन्होंने खरीदारी की भी राय दी थी, हमें भी दिख रहा था कि इस काउंटर में तेजी बन रही है और चंदन जी को भी पोजिशनल बेसिस पर 480 का लेवल आते हुए दिख रहा है। बाय द वे वरुण, सिमी जी की एक और पिक भी आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, जो आप अभी देख भी रहे थे, मास्गडॉक 4%, 4% के आसपास की तेजी है। 875 के आसपास के लेवल जो है यहाँ पे मास्गडॉक में देखने मिल रहा है। अगर चार्ट, हाँ ये देखिए पिछले कुछ मिनटों में देखिए किस तरह की अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिली। और सिमी जी का टारगेट जो था मेरे ख्याल से 910 के आसपास का टारगेट था सिमी जी का, राइट। और सिमी जी के वैसे भी बड़े बड़े टारगेट्स रहते हैं, तो अच्छी खासी तेजी जो है इस काउंटर पे देखने मिल रही है। नज़र रखिएगा इस काउंटर पे 910 304 महीने का था, लेकिन आज ही 875 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर छू चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए मजगांव डॉक, जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छी मूव आ रही है इस काउंटर में। आइए, जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। रिकवरी वाला बाजार, बताए क्या करना है इसमें। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू यू वरुण। डीप मॉर्निंग में तो एक पुट ऑप्शन हमने सजेस्ट किया था, वहां पे तो अच्छा एक मूव भी देखने मिला फिन निफ्टी में, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी बहुत ही सही रही, आई मीन एज लास्ट वीक एज वेल। आई मीन बट अब एक रिकवरी जो हिसाब से देखने मिल रही है मार्केट में, बैंक निफ्टी दी 43,000 को अच्छी तरह से होल्ड आउट कर रहा है। आई मीन दैट्स दी क्रिटिकल लेवल टू वॉच आउट फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड दोस लेवल्स अहेड आई थिंक एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। 43,400 का कॉल ऑप्शन 22 दिसंबर की एक्सपायरी का खरीदे 100 रुपए पर, 100 पर खरीदे। 43,400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का पहला टारगेट आपका जो यहाँ पे बन रहा है दैट इज 207 207 का, एंड सेकेंड टारगेट दीपांशु यहाँ पे बन रहा है
270 का। सो 207 270 ये दो टारगेट्स के लिए आप 43,400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का खरीदे 22 दिसंबर की एक्सपायरी का। यू कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 23 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आज के लिए, या ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आप 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए आज और कल के लिए। एंड 207 270 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 43,000 के लेवल्स अगर होल्ड आउट कर जाते हैं बैंक निफ्टी में, तो पहला बाउंस ये जो आपको देखने मिल रहा है दैट वुड गो है टिल द लेवल्स ऑफ और एक्सटेंड टिल द लेवल्स ऑफ 43,400 एंड देयर आफ्टर 43,550। सो 43,400 550 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी स्पॉट में देखने मिल सकते हैं अंटिल 43,000 लेवल्स आर हेल्ड। एंड वही ध्यान में रख के आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशंस बनाए कॉल ऑप्शन खरीदने के वाया कॉल ऑप्शन। ओके, तो बैंक निफ्टी पर रखिए नजर। जय की तरफ से भरोसा वापस आ गया। 43,400 का कॉल खरीद कर चलना है आपको। 100 रुपए में मिल रहा है, डबल होने की क्षमता रखता है। इनफैक्ट डबल से क्या ऑलमोस्ट ट्रिपल भी हो सकता है ये। तो रिकवरी आ रही है, बैंक्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी देखिए सिर्फ अब 200 पॉइंट ही नीचे 43,200 का भी लेवल रिक्लेम करते हुए दिख रहा है। आशीष केलकर साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करते हुए एक स्पेशल पिक के लिए। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बताएं सर कौन सा स्टॉक आया रेडार पे? गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून वरुण जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने ये इजाजत दी कि मैं स्पेशल पिक ले पाऊँ। दोपहर के 12:30 बजे मेरा शो था आज, और मैंने वहाँ पे ये कहा था कि मुझे अभी कोई स्टॉक नहीं देना है क्योंकि कोई भी परफेक्ट एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी एक बहुत ही बेहतरीन एंट्री पॉइंट देखने को मिल रहा है चार्ट के ऊपर। और ये चार्ट ऐसा है दीप कि पिछले 29 डेज का बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन, एक परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक जो पैटर्न होता है उसका ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का नाम है अदानी एंटरप्राइजेस और इसका 4150 का इन द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है जो अभी 112 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 90 रुपए का। लेकिन अगर मैं इसके टारगेट कैलकुलेट करता हूं तो पहला टारगेट 4300 का स्पॉट में, दूसरा 4400 का आएगा। उसके पहले यह स्टॉक रुकना नहीं चाहिए क्योंकि दो पैटर्न एक साथ ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो हम कॉल ऑप्शन खरीद के चलेंगे 4150 का, उसका स्टॉप लॉस 90 रुपए का रहेगा। पहला लक्ष्य 145, दूसरा लक्ष्य रहेगा 160 रुपए का जो अगले आने वाले फ्राइडे तक हासिल हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे ये हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है हमारी बाइंग प्राइस पे लाके रखेंगे। मैं मानता हूँ 145 और 160 के टारगेट इसी हफ्ते में हासिल होते हुए दिख जाने चाहिए। ऑप्शन चेन अगर मैं डेटा देखता हूँ तो उसमें भी एक बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग साइड के बिल्टअप 4200, 4250, 4300 तक के लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहे हैं। तो एक अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। प्राइसेस यहाँ 4150 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है जो कि 112 रुपए में मिल रहा है। 145 से 160 के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। शुक्रिया केलकर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट दीप, अडानी मेरे ख्याल से ये वागले जी का भी आज सुबह का स्टॉक था, पिक ऑफ द डे था, और मेरे ख्याल से कल हिमांशु जी ने भी दिया था 4250 के आसपास के लॉन्ग टर्म थोड़े मीडियम टर्म टारगेट्स के लिए। तो अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे नजर रखेगा लगातार यहाँ पे कॉल्स आते हुए। लेकिन एक और कॉल आ रहा है सिमी जी की तरफ से एक बिगुल के साथ, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। ये सिमी जी आपका माजगांव डॉक तो कमाल कर रहा है, 880 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 4.5% के आसपास की रैली इस काउंटर में देखने मिल रही है। तो बहुत ही बढ़िया कॉल था वो। बताइए इसके अलावा और कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर अब? वरुण, कुछ काम तो आप ही ने कर दिया। माजगांव डॉक जब मैंने सुबह दिया था तब 2% डाउन था, अभी 5% अप है। तो पैसा बनता है जब अच्छा स्टॉक लोअर लेवल पर मिल जाता है। एक अच्छा डिसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक रिकवरी मोड में था। कल डोजी बना था, आज सुबह सुबह चर्चा हो रहा था टीवी पर, वही देख के समझ में आ गया कि शायद ये स्टॉक चलेगा। और पिछला मूव में जो मोमेंटम इसने पकड़ा था वो देख के लग रहा था, मेरा मतलब श्योर शॉट कॉल था ये चलेगा ही चलेगा। अभी इसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक जो कंसोलिडेशन खत्म करके ऊपर आने के लिए तैयार हो चुका है उसको वॉच कीजिए। स्टॉक का नाम होगा GRSE। GRSE में भी सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन है और इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा लोअर लेवल से एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। जो फॉर्मेशन डोजी था मजगांव डॉक का, ये इसका कल का जो फॉर्मेशन था वो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न था और उसके डिसेंट करेक्शन के बाद
पहले हाई बना था, उसके बाद डिसेंट करेक्शन आया, फिर रिकवर किया, एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बाद इसमें मोमेंटम आ रहा है। तो मिनिमम टारगेट जैसे मजगांव डॉक का मिनिमम टारगेट लास्ट हाई बना मैंने दिया था, इसका भी मिनिमम टारगेट लास्ट हाई था, हाई होगा जो कि 555 के आसपास है। तो मेरा पहला टारगेट 550-55 है, दूसरा टारगेट 580-600। ये तीनों टारगेट मतलब 550-555 ये पहला टारगेट, 580 का दूसरा टारगेट, 600 का तीसरा टारगेट के लिए GRSE को खरीद कर चलिए। 500 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा और स्टॉक को डिलीवरी के लिए होल्ड कीजिएगा 1 से 2 महीना। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। डेफिनेटली, तो यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको गार्डन रीच में भी देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट दीप पूरा का पूरा शिप बिल्डिंग स्पेस जो है वो फिर से हरकत में आता हुआ। मजगांव डॉक तो यहाँ 5% के आसपास की रैली, गार्डन रीच में इनफैक्ट शिपिंग काउंटर जो है वो भी पिछले कुछ मिनटों में अगर आप देखेंगे तो अच्छी हरकत दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये वो सेक्टर है जो कि पिछले कुछ समय में अच्छे चले थे, ये वापस लोगों के रडार पे आना शुरू हुआ। आज सिमी जी की सुबह कंप्लेन भी थी कि हमने उन्हें मौका नहीं दिया शिपिंग कॉर्पोरेशन और जी शिपिंग के बारे में बात करने का। तो इसलिए हमने मजगांव डॉक और गार्डन रीच की बात नहीं करी और दोनों काउंटर्स अब सिमी जी ने मेंशन कर दिए हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट ट्रेंड अगर आप देखें वरुण तो यही है, जब मूव कर रहे थे पहले भी तो रेलवे स्टॉक्स और ये शिपिंग स्टॉक्स या शिपिंग सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स एक साथ ही मूव करते थे। आज फिर से हमने यहीं पर रिकवरी आती हुई दिखी है। तो रेलवे स्टॉक्स भी आपके मूव कर रहे हैं और शिपिंग शिप बिल्डिंग दोनों काउंटर्स में आपको मूव आती हुई दिख रही है। चोपड़ा साहब, यहाँ पर भी वापस एक्शन आने की तैयारी में सर। ऑलरेडी इस साल के आउट परफॉर्मर्स हैं, स्पेशली जो मजगांव डॉक में हमने मूव देखी है 3x रिटर्न्स तो इसी साल दे चुका है काउंटर्स और फिर से बाजार के रेडार पर आ गया है सर। देखिए दीप, एक बहुत क्लियर बात यह है कि भारत डिफेंस का एक हब बनने की तैयारी कर रहा है और शायद उसके डायरेक्शन में चल भी पड़ा है। मजगांव डॉक और GRSE ही क्यों, अगर आप देखें तो HAL जैसा स्टॉक भी बहुत ज़बरदस्त चाल दिखाया है और वो रीज़न उसका ये है कि एक पोटेंशियल हब की तरह दुनिया इस समय पर देख रही है और ख़ासकर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो भारत को एक बहुत बड़ा सोर्स देख रही हैं सस्ते डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, सस्ते सारी डिफेंस की चीज़ों के लिए। तो इसी सिलसिले में मुझे लगता है कि बजट में भी हो सकता है कुछ सपोर्ट मिले इस इंडस्ट्री को और एक बार फिर से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इस बात का द्योतक है कि कुछ देयर इज समथिंग इन स्टोर फॉर ऑल दीज कंपनीज। जो भी डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ आना चाहिए और ये भारत के लिए अच्छा होगा, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो हम मेक इन इंडिया के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब हम चाइना के बगल में हैं तो बहुत सारी दुनिया चाइना से सोर्स करना पसंद करती है क्योंकि वहाँ सस्ता बनता है, मगर डिफेंस की जहाँ तक बात है लोग चाइना पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारत अपने आप में ही एक डिफेंस हब बनेगा और ये जितनी भी कंपनीज हैं ये गिरावट में लेने वाली कंपनीज हैं। आगे भी अगर आपको तेजी में अगर आप इनको बेच पाते हैं, गिरावट में खरीद पाते हैं तो ये बहुत अच्छी कंपनीज है। और जो लोग पोर्टफोलियो में लेकर रखना चाहते हैं तो मैं दोबारा से बोलूँगा, मजगांव डॉक हो, चाहे वो GRSE हो, चाहे वो HAL हो, चाहे वो BEML हो, ये सारी कंपनीज जो हैं ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स बन चुकी हैं और हम ये आगे आने वाले 5 से 10 सालों में देखेंगे कि किस प्रकार से ये कंपनीज अपने आप को बेटर ऑफ करती हैं। और BEML खास करके मैं कहना चाहूँगा, BEML में भी उस तरह से तेज़ी हमने नहीं देखी है, तो BEML अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लगभग 1700 तक जाने तक का दमखम रखता है। तो BEML में खरीदारी करने की बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह है क्योंकि ये भी भारत सरकार की कंपनी है और इसमें भी एक अच्छी तेज़ी आनी बाकी है। तो बाकी काफ़ी स्टॉक्स तो चल चुके हैं, BEML अभी नहीं चला है, तो BEML में खरीदारी करने की सलाह है। तो बाकी काउंटर्स तो चल चुके हैं, BEML ये एक नया आइडिया है, इसको भी अपने रेडार पर रखिए, ये भी चलने की तैयारी में है। बाय द वे बी लेटर से चोपड़ा साहब एक और स्टॉक है जो आज सुबह आपने रेकमेंड किया था, न्यू ईयर पिक के तौर पे हमने दर्शकों के सामने रखा था, BF यूटिलिटीज। ये भी थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है सर, 400 का लेवल अभी क्रॉस किया, 2% ऊपर। मैंने इसलिए रिकमेंड किया और जैसे मैंने पहले भी बोला कि मुझे लगता है कि इंफ्रा स्पेस में आउटले अच्छा रहना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है सरकार के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है और इंफ्रा स्पेस सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। BF यूटिलिटीज़ प्राइमरली बाबा कल्याणी द्वारा संचालित कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, पुरानी मैनेजमेंट है, अच्छी मैनेजमेंट है और अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखें तो ये काफ़ी सारे हाईवेज ऑलरेडी बना चुके हैं, मेंटेन भी करते हैं और उसके अलावा भी कंपनी काफ़ी नए व्यवसायों में आ रही है।
तो मेरा ये मानना है BF यूटिलिटीज यदि कोई लगभग 8 महीने से 12 महीने तक इसको रखता है तो 550 पौने 600 जाने का दमखम रखता है। तो BF यूटिलिटीज में खरीदारी करने की सलाह मैंने दी है थोड़े लंबे अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए आपको BF यूटिलिटीज़ में खरीदारी करना है। 550 के आसपास के लिए लेवल देखने मिल सकते हैं। और बी लेटर से BML भी है जो आपको थोड़ी देर पहले विजय चोपड़ा जी ने बताया था। इनफैक्ट इस बीच मार्केट को एक बार देखिएगा, वहाँ पे भी नज़र डालिएगा। दिन के हाइस पे जो है वो मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। अच्छी खासी रिकवरी और भी जो है पिछले कुछ मिनटों में देखने मिली है। 18,372-73 के आसपास के लेवल मैंने देखे थे। इनफैक्ट 76 के आसपास के लेवल जो है वो पिछले कुछ मिनटों में निफ्टी दिखा चुका है। और निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रिकवरी जो है वो देखने मिल रही है। तो निश्चित तौर से बेहतरीन रिकवरी मार्केट में है। देखते हैं आखिरी आधे घंटे में और कितनी रिकवरी देखने मिलती है। लेकिन एक और कॉल के लिए चलते हैं हिमांशु जी के पास, एक बिगुल के साथ हिटमैन हिमांशु। यस हिमांशु जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके रडार पर है? बिल्कुल वरुण जी, पहले तो शुक्रिया आपने अदानी एंटरप्राइजेस की कल की मेरी कॉल को याद रखा। आज भी मैं कोशिश कर रहा था लेकिन कतार बहुत लंबी थी तो स्टॉक मिस हो गया। लेकिन जैसे अदानी एंटरप्राइजेस में कल से अब तक 150-200 रुपए की शायद मूव ऑलरेडी आ चुकी है, वैसा ही एक मूव स्टॉक में आने को तैयार है और वो स्टॉक है इन्फो एज यानी कि नौकरी। यहाँ पर बाजार की गिरावट के बावजूद स्टॉक ने हायर हाइज हायर लोज का स्ट्रक्चर मेंटेन किया है और जिस हिसाब से चार्ट पोजीशन है मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छी तेजी के लिए तैयार है। ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेंगे, इन द मनी 4200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 105-110 रुपए के आसपास तक के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे। 10 रुपए का डिप मिलता है, 100 रुपए तक और पोजीशन को ऐड करके चलने की सलाह है। 90 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, सिर्फ 10 रुपए का ओवरऑल इफेक्टिव स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 150 रुपए और दूसरा टारगेट 220 रुपए। डबल होने का पोटेंशियल है। नौकरी में इन्फो एज में 4200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है एक्सपायरी तक ये स्टॉक 4500 रुपए की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए इन्फो एज, जहां पर आपको रखनी है नजर। बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है, कॉल ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। भले आप 4200 की कॉल खरीद कर चलें, 105-110 के लेवल पर आपको इस समय मिलेगी। इस बीच वरुण बढ़िया मूवमेंट आ रहा है जो आप बात भी कर रहे हैं। 18,400 की तरफ अब निफ्टी ने अपनी नज़र लगा ली है। ये आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस जो ऑफ कोर्स राकेश जी, कुणाल जी और हिमांशु जी के रेडार पर है ही, वहाँ पर मूव है। बट बाकी जो दिग्गज काउंटर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन देखिए। TCS ये रेडार पर आ रहा है सुस्ती के बाद। अब IT चलने की तैयारी में। इन्फोसिस में निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी आई है। ITC में रिकवरी आई है। एंड ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये तो लीडरशिप इस समय दिखा ही रहा है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नितिन जी ने कॉल भी दिया था। नितिन जी, क्या चल रहा है सर? उस कॉल का अपडेट दें जरा। लेवल्स अगर रिवाइज करने हैं, अगर किसी ने वो ट्रेड लिया है तो उन्हें क्या करना चाहिए इस समय सर? देखिए, अभी रिलायंस वहां से 22-23 रुपया ऊपर आया है और 2600 की कॉल हमने 39 के आसपास ली थी। अभी 50 रुपया रेट चल रहा है और 250 का लॉट है। तो अगर आपने मल्टीपल लॉट्स लिया तो एक लॉट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और क्लोजिंग अभी भी यहाँ से रिलायंस 10-12 रुपए और ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो रैली आई है इसमें एक तो IT में इन्फोसिस और TCS ने खींचा है और दूसरा रिलायंस ने खींचा है, क्योंकि रिलायंस 20 रुपया वहां से मूव कर गया लास्ट 15 मिनट में, जिसका वेटेज काफी ज्यादा है। तो ये 3 स्टॉक्स मिलकर निफ्टी को मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाइंग इसी तीनों स्टॉक्स में है। तो अगर नेक्स्ट 15-20 मिनट में बाइंग आनी है तो ये 3 स्टॉक्स ही चलेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री और 10-12 रुपए ऊपर मूव कर सकता है। तो ये जो कॉल ऑप्शन है जिसका टारगेट हम 55 लेकर के चल रहे थे, जो अभी 50 के आसपास है, तो आप थोड़ा यहाँ पे बुक कर ले। 55 का टारगेट भी मुझे लगता है आ जाना चाहिए। टारगेट भी रिलायंस पे आते हुए दिखाई दे सकता है। और इनफैक्ट हिमांशु जी की तरफ से भी थोड़ी देर पहले रिलायंस पे ही कॉल आया था। तो लगातार रिलायंस पे कॉल आते देख रहे हैं हम, जिसका इम्पैक्ट आप मार्केट पे भी देख रहे हैं। इनफैक्ट दीप, अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिंगर्स क्रॉस मार्केट शायद हरे निशान में बंद हो जाए, बस भगवान ये करे। रिकवरी तो अब आखिरी आधे घंटे की मूव में आप आ चुके हैं और बाजार एक्टिव हो रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स काफी एक्टिव हो रहे हैं। डेज हाई पर आप इस समय ट्रेड करते दिख रहे हैं और एक इंडिकेशन की बाजार कितना चुस्त है आप देखिए। बैक टू बैक कॉल्स आ रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। माफ कीजिएगा, सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक ही रडार पे आया है दीपांशु। मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम बना है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी एक एक करके अच्छा देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसको पिछले कुछ दिनों में सेल साइड का व्यू पे काम किया था और अब स्टॉक के अंदर बाइंग मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक का भाव चल रहा है 101 रुपया 5 पैसा। स्टॉक का नाम है BEL,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बीईएल के अंदर यहां से बाउंस बैक देखने को मिलेगा और इस हफ्ते के अंदर बाउंस बैक मिलना ही चाहिए क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है। सुबह एचएल के अंदर बाय दिया था, एचएल डेज हाई पे है। बीईएल यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। बीईएल के अंदर यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 98 रुपए का है, 98 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं बीएल के अंदर, जो पहला टारगेट बनेगा वो 104 रुपए का बनेगा और दूसरा टारगेट इसका बनेगा 106 रुपए का। एक हफ्ते का व्यू लेके इसके अंदर काम करें। 104 से लेके 106 रुपए तक का मूव बीएल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ऑप्शन के जरिए भी यहां पे ट्रेड बनता है। बीएल का 101 का कॉल अभी 2 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 2 रुपए 15 पैसे के आसपास इसका भी भाव चल रहा है। इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बीएल का 101 कॉल के अंदर स्टॉप लॉस लगाए 1 रुपया 25 पैसे का। ऊपर में टारगेट बनेगा 3.25 रुपए का, 4.25 रुपए का। तो बीएल का 101 कॉल भी खरीदारी कर सकते हैं 1.25 के स्टॉप लॉस से 3.25 से 4.25 के टारगेट के लिए। और फ्यूचर स्पॉट के अंदर 104 से 106 के लेवल देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें बीईएल। ये वो काउंटर है जहां पे आपको खरीदारी करना है। इनफैक्ट कुछ देर पहले बीएमएल पे भी कॉल आया था और अब बीएल पे भी कॉल आया। अच्छी खासी तेजी इन सभी काउंटर्स में आपको देखने मिल सकती है। देखिए इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ मिनटों में सरकारी बैंक्स यहाँ पे भी खरीदारी देखने मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए करीब 0.5% के आसपास की रैली इस काउंटर में देखने मिली है पिछले कुछ मिनटों में। कैनरा बैंक को अगर आप देखेंगे तो 1.25% के आसपास की रैली जो है इस काउंटर में भी पिछले कुछ मिनटों में देखने मिली है। तो सरकारी बैंक फिर से एक बार एक्शन में आते हुए, एक बार क्विकली राकेश जी से पूछ लेते हैं। राकेश जी, सरकारी बैंक फिर से एक्शन में आ रहे हैं, कोई स्टॉक है जो कि आपके रडार पे आया इन पूरे स्पेस में से? जी वरुण, बैंक ऑफ बड़ौदा रडार पे आया हुआ है स्टॉक और थोड़ा सा वेट कर रहे थे, कल के हाई के ऊपर निकले। टेक्निकली पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा विकल्प लग रहा है। 182 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ अच्छा एक बीटीएसटी कैंडिडेट लगता है 187 188 के टारगेट के लिए। 187 188 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपको रखनी है नजर। इनफैक्ट सारे बैंकिंग काउंटर्स पर रखिए वरुण नजर, क्योंकि अब जो मूव आ रही है पिछले 5 मिनट की वो बैंक लेड मूव आपको आती हुई दिख रही है। अब तक निफ्टी कंपोनेंट्स मूव कर रहे थे, आईटी का रिबाउंड था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन था। अब आप देख रहे हैं कि बैंक्स की तरफ से ज्यादा पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले 5 मिनट में 1.5% निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई ये लीडरशिप दिखा रहे हैं। पीएनबी हालांकि अभी भी नेगेटिव है और बैन में, बट निचले स्तरों से इस पर भी खरीदारी आती हुई दिख रही है और बाकी दिग्गज बैंक्स में भी एक्शन बन रहा है। एचडीएफसी बैंक भी नीचे से ऊपर आया। एक बार आईसीआईसीआई बैंक पर राय ले ली जाए नितिन जी की तरफ से। नितिन जी, वैसे तो पूरा बैंक निफ्टी रिकवरी के मोड में है। जय ने अभी कॉल भी खरीदवाया था बैंक निफ्टी पर। आईसीआईसीआई बैंक पर क्या करना है सर? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक पूरे बैंकिंग में अभी करंट सिचुएशन में डेटा स्ट्रॉन्गेस्ट है, 910 के आसपास है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस आना चाहिए 920 तक, तो यहाँ पे बाय पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हैं बीटीएसटी के लिए तो 910 या जो स्ट्राइक देखनी होगी 900 या 920 या जो भी रिलेवेंट स्ट्राइक होगी वो आप बीटीएसटी कर सकते हैं। इसमें नीचे 900 के आसपास अच्छा सपोर्ट है जहां पे मैक्सिमम पुट राइटिंग्स भी है, काफी पुट राइटिंग है वहां पे, तो मोस्ट लाइकली 920 तक का एक टारगेट आप शॉर्ट टर्म में लेकर के चल सकते हैं। लिए बैंक निफ्टी ने, और ये आपके स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा है। 43,400 का लेवल भी आपको स्पॉट पर बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। जय, बहुत बहुत बधाई। एक तो थोड़ी देर पहले ये जो 43,400 का कॉल खरीदवाया था सुपर हिट रहा। बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आने की तैयारी में है। इस कॉल पर अपडेट दें, पोजीशन ली है तो क्या करना है और अब अगले लेवल्स क्या निकलते हैं ये भी बताएं। जिन्होंने भी मल्टीपल लॉट्स डेफिनेटली एक से ज्यादा लिए तो पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर ही ले, बिकॉज 100 रुपए पे दिया था दीप और अब 175 प्लस हो चुका है, तो 75% तो प्रॉफिट अच्छा आई है। एंड मेरे 2 लेवल्स मैंने दिए थे 43,400 एंड 43,550। 400 आ चुका है दीप, तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। अगर आपके पास एक से ज्यादा लॉट हो तो एक हो तो बुक कर सकते हैं। एंड जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दीपांशु यहाँ पे भी रहेगा आपका, दैट कैन बी एट 147। सो 147 पर आप ट्रेल स्टॉप लॉस रखिए और 207 270 के टारगेट्स के लिए होल्ड आउट कर सकते हैं, बिकॉज लेवल्स मेरे 43,400 के फर्स्ट तो अचीव हो चुके हैं। सेकंड इसके ऊपर जो बन रहा है वो 43,550 का है, एंड अगर वो 550 तक जाता है देन इट कैन क्लाइम टिल द लेवल्स ऑफ 207 270। सो ट्रेल करें या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स हो तो या तो क्लेम करना है या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको जय ने 43,400 का कॉल दिया था वहाँ पे। लेकिन इस बीच निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो 18,400 का जो लेवल है
वो निफ्टी अब क्लेम कर चुका है, उसके ऊपर निकल चुका है और काफ़ी हद तक जैसे कि दीप कह रहे थे कि निफ्टी बैंक यहाँ से सहारा मिला है, उसके चलते निफ्टी ने भी 18,400 का लेवल छू लिया है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक किसी भी वक्त हरे निशान में आ जाएगा। बोलते बोलते निफ्टी बैंक जो है वो पॉजिटिव निशान में आ ही चुका है। तो एक बेहतरीन रिकवरी जो है जाते जाते हमारे मार्केट्स में देखने मिल रही है। लेकिन दीप एक स्टॉक है जो कि जाते जाते स्टीप फॉल दिखा रहा है। जैसे कि मैं जब ट्रिगर्स की बात हम कर रहे थे, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस, देखिए किस तरह से गिरावट पिछले कुछ मिनटों में जीआईसी में देखने मिली है। कल बोर्ड की बैठक है, उसके पहले लगातार पिछले कुछ दिनों से चला था, लेकिन देखिए ऊपरी स्तर से किस तरह की गिरावट जो है वो जीआईसी में देखने मिल रही है। फिलहाल करीब 187 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो शायद बड़े इवेंट के पहले अब लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लग रहा है। हालांकि इवेंट तो होने दीजिए, बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज दोनों ही आप देख रहे हो रूमर पर ही इस समय चल रहा है। बाय भी हुआ रूमर पर, सेल भी हो रहा है रूमर पर। कल है बोर्ड बैठक, कल आएगा जो भी फैसला इस पर निकल कर आएगा। बट शानदार रिकवरी बाजार में। और बैंक्स की अगर आप बात करें तो पीएसयू बैंक्स में भी थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है। मुनाफा वसूली यहाँ पर हावी थी, बट बैंक ऑफ बड़ौदा पहले ऊपर आया, पीएनबी रिकवरी के आसार दिखा रहा था, एसबीआई ऊपर आ गया। अब कैनरा बैंक में भी आप एक अच्छी मूव आते हुए दिख रहे हैं। एक बार हिमांशु जी से कैनरा बैंक की चार्ट पर राय ली जाए। हिमांशु जी, क्या करना है इसमें? मुझे लगता है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन का दौर यहाँ पर पूरा हुआ और कहीं ना कहीं आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की जितना बड़ा रनअप पीएसयू बैंक्स छोटे बैंक्स में आता हुआ नजर आया, उतना बड़ा मूव अभी भी कैनरा बैंक में नहीं देखने को मिला है। और इस कंसोलिडेशन के बाद ये जो कैचअप मूव है देखने को मिल सकता है। हैविंग सेड दैट, मोमेंटम पिकअप होगा जब ये स्टॉक 330 रुपए के ऊपर चलेगा। उस कंडीशन में मेरा ऐसा मानना है कि 350 यानी कि 350 रुपए तक का मूव बहुत शॉर्ट टर्म में आता हुआ नजर आ सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है, फिलहाल तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। 330 रुपए के ऊपर चलता है तो और एग्रेसिवली ऐड करें, और फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस जो है वो 314 रुपए का मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। और जब भी कतार छोटी हो तो एक बिगुल की गुजारिश भी है। दीप 1 मिनट में आता हूं हिमांशु जी, क्योंकि थोड़ा सा आगे आपके इस समय सुमित जी हैं, तो एक बिगुल सुमित जी के लिए और उसके बाद चलते हैं आप हिमांशु जी के पास। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, एक बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है और ये स्टॉक भी मैं बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं, करीब करीब 25-26 रुपए के आसपास से। अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 37 रुपीज 80 पैसा, 37 रुपीज 90 पैसा। स्टॉक का नाम है SJVN, सतलेज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसका सिंबल है SJVN। SJVN के अंदर पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिला, लेकिन आज स्टॉक के अंदर एक तेजी का कैंडल फॉर्म हो रहा है। कल का हाई ब्रेक हो चुका है। SJVN के अंदर एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम्स के साथ ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो SJVN के अंदर यहां से आज और आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें, यहां पे फ्रेश खरीदारी करें। 36 रुपया 50 पैसा, 36 रुपया 70 पैसा, ये अभी फ्रेश स्टॉप लॉस बनेगा SJVN के अंदर। तो 36-70 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें SJVN। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 40 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 42.5 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ये टारगेट देखने को मिलने चाहिए। 42.5 के ऊपर इसके अंदर और बढ़िया मोमेंटम बनेगा, बट फिलहाल 40 से 42.5 के टारगेट्स के लिए SJVN में खरीदारी करें 36-70 के स्टॉप लॉस से। डेफिनेटली। तो SJVN यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, करीब करीब 42.5 रुपए के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। पहला टारगेट 40 रुपए का है। लेकिन चलिए, कतार में हिमांशु जी भी थे, हिमांशु जी के पास चलते हैं। हिटमैन हिमांशु। यस हिमांशु जी, आपका नंबर आ गया फटाफट, और बताइए कौन सा स्टॉक है, क्योंकि आज तो आपके सारे के सारे टारगेट हिट हो रहे हैं। वरुण जी, देखिए क्राइटेरिया बड़ा सिंपल रखने चाहिए लाइफ में और ट्रेडिंग में, और अपने आप टारगेट हिट होते हैं जब सही मौका आता है। देखिए, इस 500 से 700 पॉइंट की गिरावट में जो स्टॉक्स अपनी स्ट्रेंथ होल्ड करने में कामयाब हुए वही स्टॉक्स ऐसे हैं जो तेजी दिखाएंगे। अदानी एंटरप्राइज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था, और दूसरा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपोलो टायर्स का, जिसमें इतनी जबरदस्त तेजी है कि पिछले 5-7 दिनों की तेजी को बिल्कुल स्टॉक ने दरकिनार किया है, और जैसे ही बाजार में स्ट्रेंथ लौटी है ये स्टॉक हाई बनाने के लिए तैयार है। तो पहले मैं स्ट्रेटजी बताता हूं। अपोलो टायर की 330 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में हम BTST ट्रेड लेके चलेंगे। 6 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 4 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 8.5 और 10 रुपए के टारगेट यहां पर मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है इस काउंटर में, और वरुण जी, इस स्टॉक को 300 रुपए के ऊपर जब इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था तब से मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं। हर सही मौके पर खरीदारी की सलाह दी है, और अब फिर से एक फ्रेश लेग ऑफ अपसाइड यहां पर बनते हुए नजर आ रही है।
मेरा मानना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक 340 350 तक भी इनफैक्ट एक्सपायरी तक स्ट्रेंथ दिखा सकता है। तो अपोलो टायर में 330 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें 8.5 और 10 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। अपोलो टायर्स पर रखनी है नजर और ये काउंटर रेडार पर आ सकता है। इनफैक्ट एक पिक ऑफ द डे का भी बिगुल कल का काम आज ही करने के लिए तैयार है राकेश जी, कुणाल जी, आइए चलते हैं उनके पास। बताएं सर। दीप, हमारा भी पिक अपोलो टायर ही था, तो टारगेट्स भी ऑलमोस्ट मैच होते हैं। 340 345 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। हिमांशु जी ने कवर कर दिया है, कुछ छोड़ा भी नहीं है बोलने के लिए, तो खत्म करते हैं दीपांशु इसको यहाँ पर। चलिए, तो पूरा समर्थन है हिमांशु जी को अपोलो टायर्स में, इस पर रखिए नजर। बट ये दर्शा रहा है कि कितना हाई कन्विक्शन कॉल ये आपके लिए बाजार में बन सकता है। अपोलो टायर्स, इस पर रखनी है आपको नजर। बैन से बेनिफिट ये भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के बैन में ऑलरेडी। क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ और एंट्री हो सकती है इतनी लंबी लिस्ट में, आइए जानते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष। दीपांशु, लिस्ट तो बहुत लंबी होगी, जैसे कि आपने कहा। अब हमारे पास बैन में 7 स्टॉक हैं, लेकिन अच्छी बात है कि एंट्री किसी की नहीं हो रही है। इनफैक्ट 2 स्टॉक ऐसे जिनकी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि बैन से बाहर आ जाए। सबसे पहले आप देखिए बलरामपुर चीनी, यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो 79.83% है, यानी 80% से नीचे आ गई है तो स्टॉक पक्का होगा कि बैन से बाहर आ जाएगा। साथ में BHEL भी, यहाँ पर भी पोजीशंस घट रही हैं, लेकिन 80% नीचे अभी तक नहीं आई है। 11 मिनट है अभी भी बाजार बंद होने में, 80.33% है, तो इस स्टॉक के ऊपर भी क्लोजली वॉच रखेंगे कि बैन से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखिए 2 स्टॉक हैं एग्जिट करने के लिए, बलरामपुर चीनी और BHEL, ये 2 बाहर आ सकते हैं। बाकी डेल्टा कॉर्प, PNB, GNFC, IRCTC और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये 5 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में बने रहेंगे। फ्रेश एंट्री किसी की भी नहीं है। फ्रेश एंट्री किसी की नहीं है। एग्जिट हो सकता है। एग्जिट हो सकते हैं, 2 स्टॉक है। चलिए, तो अच्छा है, एटलीस्ट थोड़ी तो लिस्ट ये शॉर्टन होगी। 7 स्टॉक्स बैन में आपको एक टाइम पर इस समय दिख रहे हैं। आइए सिमी जी के पास चलते हैं, बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, रडार पर एक कैश स्टॉक ही आया है। स्टॉक का नाम है ग्रेविटा इंडिया। 460 के आसपास है स्टॉक। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, जो भी मतलब पैरामीटर्स होता है, सारे पैरामीटर्स को खत्म कर चुका है और ऑल टाइम हाई पर है। स्टॉक 2010 साल में लिस्टिंग उसका आया था और अभी ये स्टॉक 2010 से एक नया हाई बनाने का कोशिश में है। 469 इसका रिसेंट हाई है जो 2 दिन पहले बना था। एक छोटा सा कंसोलिडेशन था, आज वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे खरीदने का सलाह देना है ग्रेविटा इंडिया पर 440 का स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा 490, दूसरा होगा 520, तीसरा होगा 550। तो ये तीनों टारगेट्स के लिए 490, 520, 550, ये तीनों टारगेट्स के लिए ग्रेविटा इंडिया को खरीद कर चलने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 440। ग्रेविटा इंडिया, इस पर करें खरीदारी। स्टॉप लॉस आपका होगा 440 का, इस पर रखनी है आपको नजर। आइए अनिल जी भी हमारे साथ है तैयार, और आखिरी रिकवरी के बाद आखिरी कुछ मिनटों में क्या करके जाना है, कल के लिए क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए आपकी, आइए जानते हैं उनके साथ। गुड आफ्टरनून अनिल जी, बढ़िया रिकवरी आज बाजार ने दिखाई है सर। पहले तो डाउ फ्यूचर्स की बात कर दूं, पॉजिटिव टेरिटरी में अभी आए थे, अब एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं, 10 पॉइंट ही नीचे हैं, बट निचले स्तरों से शो की शुरुआत से अब तक 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है। वैसे इंट्राडे से देखें तो 300 पॉइंट की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स ने दिखाई है। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 1/4% नीचे हैं, बट यहां पर भी अच्छी रिकवरी रही है। यूरोप में हल्की ही गिरावट है इस समय, और हमारे बाजार भी पूरी तरह रिकवर होकर निफ्टी 18,400 पर और बैंक निफ्टी 43,400 के बेहद करीब। अभी तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में भी आया था, तो डेज हाई पर है हमारे बाजार। सर बताएं क्या करके जाना है कल के लिए। दीप, देखिए पिछले 2 दिनों के जो सुबह हम डेटा डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से अपर और लोअर रेंज दोनों सेम है। एक दिन बाजार नीचे बंद हुए हैं, एक दिन ऊपर, और आज देखिए दोनों ही रेंज फिर से टेस्ट करके हाई पर बंद हो रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन की रिस्क हमें पता है 18,200 है, और शॉर्ट पोजीशन की रिस्क हमें पता है 18,500 है। सो उस लिहाज से आपको अपनी हेजिंग करके जाना चाहिए, क्योंकि आज बैंक ऑफ जापान को कुछ हद तक डाइजेस्ट कर चुके हैं, और मुझे लगता है डाउ भी सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो अगर आपकी तेजी की पोजीशन है 18,200 के पुट के साथ हेज कर सकते हैं।
शॉर्ट पोजीशन है तो 8,500 या 8,600 का कॉल आपके पास में होना चाहिए। बैंक निफ्टी का भी जहां तक सवाल है 42,950, 43,075, 125 जो भी रेंज है उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर वापस घूमा है। तो बैंक निफ्टी ने भी करीबन अपना 1200 पॉइंट का करेक्शन पूरा किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है और रखी जा सकती है। 43,100, 43,000 का एक फुट आप रख सकते हैं ताकि अनएक्सपेक्टेड अगर कोई बड़ा मूव आए तो उसकी हेजिंग रहे। अदरवाइज थोड़ा सा लॉन्ग की साइड में आप पोजीशन रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर बैंक निफ्टी पर आप शॉर्ट हैं तो 43,600 का कॉल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। हेजिंग के साथ चले, पोजीशन थोड़ी सी कम रखें ओवरनाइट क्योंकि ग्लोबली थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ज्यादा करेक्शन होना था या जो ज्यादा गिरावट होनी थी वो आज इंट्राडे में होकर खत्म हो गई। तो अब ये लेवल आपके लिए 18,200, 250 और 42,950, 43,100 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे आगे चलते रहे। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार पर राय। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको अब दिख रहा है कहाँ पर बन रहा है। नियर टर्म थोड़ी रेजिस्टेंस के लेवल के करीबी बाजार रही है, बट आज निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी रही है। जो हम बात भी कर रहे थे सुबह, स्पेशली बैंक निफ्टी पर अनिल जी की जब राय थी कि अब थोड़ा सपोर्ट जोन पर आ रहा है, वहां से आपको बाजार संभलते हुए दिखने चाहिए। बिल्कुल वैसा ही हुआ है, स्टेबल है बाजार रिकवरी के बाद इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी अपनी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए एक बिगुल नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरार का। बताएं सर। देखिए, फोकस रखना चाहिए एक्सिस बैंक में जो अभी 950 के आसपास है और 950 की कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे जो 11 रुपए में मिलती है। अब एक्सिस बैंक अभी आप देखेंगे तो बैंक्स में सबसे स्ट्रांग है। आज मार्केट 250 पॉइंट गिरने के बाद भी स्टॉक बिल्कुल सुबह से ही पॉजिटिव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक दिसंबर एक्सपायरी में करीब 965, 970 जाना चाहिए जो 950 के आसपास है। तो 950 की कॉल ऑप्शन जो हम अभी 11 में लेंगे, इसका टारगेट होगा 22 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा 6 रुपए का। तो हम एक्सिस बैंक में बाइंग का ट्रेड, एक्सिस बैंक में यहाँ पे बाय करना है आपको। 950 के आसपास का जो कॉल ऑप्शन है वो लेना है। अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में बन सकती है। लेकिन चलिए फटाफट जय के पास चलते हैं, उनके पास भी एक पिक है बिगुल के साथ जय का जैकपॉट। यस ठक्कर जी बताइए कौन सा स्टॉक है? जी वरुण, खरीदना है अशोक लेलैंड का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 145 का जो अभी ट्रेड कर रहा है 270, 275 पर। तो इसको ये लेवल्स पर आप खरीदे। 145 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अशोक लेलैंड का। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा ₹1.40 का। पहला टारगेट यहाँ पे वरुण बन रहा है ₹4.80 का, तो ₹4.80 के लिए आप खरीदे। पहला टारगेट ये रहेगा। सेकंड टारगेट इज ₹6.10। सो 4.80, 6.10 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। देखिए 151 तक तो मेरे को इमीडिएटली एक मूव लग रहा है। सो 6 रुपए तक से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। एंड उसके ऊपर अगर निकलता है तो आई थिंक टारगेट इसके जो निकल कर आएंगे वो 155 तक है। सो 151, 155 ये दो लेवल्स इमीडिएट बेसिस पर मैं देख रहा हूँ। इस पे आते हुए 145 इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे इसने निकाला है। एंड ऑन द लोअर साइड वरुण अब मैं मानता हूँ कि 143 इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट है। तो 1.5% नीचे ही एक सपोर्ट है और ऊपर में आपको लगभग 3 से 5% का एक अप मूव आपको यहाँ से आते हुए देखने मिल सकता है अशोक लेलैंड में 1-2 दिनों में। लेलैंड ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। इनफैक्ट दीप कल भी सेकंड हाफ में सुमित जी की, हाँ अशोक लेलैंड में अच्छा खासा अप मूव देखने मिला। हाँ सुमित जी की कॉल थी कल भी यहाँ पे। इनफैक्ट 2 दिनों से काउंटर काफी एक्टिव रहा है। बस वो ये आज जो बैंक ऑफ जापान की थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस मूव आ गई उससे बाजार थोड़ा लड़खड़ा गए। बट अब देखिए पूरी रिकवरी के मोड में आ रहे हैं। तो अगर आपने निचले स्तरों पर भरोसा रखा है और रेंज को रिस्पेक्ट किया है तो आपको सेकंड हाफ ऑफ ट्रेड में बढ़िया मौके मिले हैं। जो हमारी चार्ट भी आपको दिखा रही है, सेकंड हाफ पूरा का पूरा बहुत ही एक्टिव। जो स्टॉक्स मोमेंटम में थे कल तक, जो आज सुबह फिसल गए थे, वो फिर से मोमेंटम में लौटते नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो मोमेंटम स्टॉक्स ने आपको फिर से दिया है। और ऑटोज जो कल के टॉप गेनर से आज फिर से निचले स्तरों से मूव दिखा रहे हैं। बैंक्स में निचले स्तरों से मूव आती दिखी है। रिलायंस का भरोसा है और आज तो आईटी का भी पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। तो आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और इंटरेस्टिंग एक्शन रहा है, ट्रेडर्स के लिए बढ़िया मूव रहा है। पहले हाफ में आपको शॉर्टिंग के अच्छे मौके मिले, सेकंड हाफ में कवरिंग करने के लिए, नई पोजीशंस बनाने के लिए आपको बढ़िया मौके मिले हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो आज भरपूर रहा है। ब्रेथ अभी भी खराब है। निफ्टी अगर आप देखें तो जो रियल रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ 4 या 5 स्टॉक से आ रहा है। टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक,
थोड़ा योगदान SBI और एक्सिस बैंक की तरफ से आपको मिला। इंडसइंड बैंक भी एंड ऑफ ट्रेड अच्छी मूव दिखा रहा है, पर 3-4 दिग्गज काउंटर्स ही हैं जिनकी रिकवरी ने सहारा दिया। ITC भी एंड में रिकवर होकर एकदम सपाट बंद हो रहा है। 10 ही निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, 40 स्टॉक्स ऐसे हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में भी क्लोज हुए हैं। आइशर और टाटा मोटर्स कमजोर थे। M&M में भी आज आपने गिरावट देखी है। मारुति भी कमजोर था। HUL में आज आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। HDFC बैंक गिरावट दिखा रहे थे। साथ ही टाटा स्टील, हिंडाल्को सुबह से ही कमजोर रहे ये काउंटर्स। अदानी पोर्ट्स में आपने वीकनेस बनती हुई देखी। SBI लाइफ और HDFC लाइफ यहाँ पर भी आपको गिरावट बनती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्शन था। बलरामपुर चीनी काफ़ी एक्टिव रहा, 3% ऊपर ये काउंटर था। इंडिया बुल्स हाउसिंग में आपने 2.25% की खरीदारी देखी है। इप्का लैब्स, कमिंस, इंटरग्लोब एविएशन, कैनरा बैंक एंड में एक बढ़िया रिकवरी इसमें आई है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इंटेलेक्ट, सन टीवी, अपोलो टायर्स जहां पर आपको कंसेंसस बाय कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। एम्फेसिस, LIC हाउसिंग, वर्लपूल यहां पर अच्छा एक्शन था। बैंक ऑफ बड़ौदा और RBL बैंक में खरीदारी रही। इन्फोएज एक और कंसेंसस काउंटर। कैनफिन होम्स, इंडिया मार्ट जो कल भी 4% ऊपर था, आज थोड़ी फॉलो ऑन बाइंग दिखाता हुआ। BHEL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महानगर गैस और टाटा पावर यहाँ पर भी आपने अच्छी मूव देखी है। गिरावट आपको आती हुई दिखी है SBI लाइफ में, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्स फाइनेंशियल, इंडस टावर, पीरामल एंटरप्राइजेस, हनीवेल ऑटोमेशन, NMDC, PFC, UPL, L&T फाइनेंस, DLF, ग्लेनमार्क, फेडरल बैंक और वोडाफोन यहाँ पर आपने गिरावट बनती हुई देखी है। कैश मार्केट के भी कई सारे काउंटर्स एक्टिव थे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन था। फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, ट्रैवनकोर यहाँ पर आपने 10% का बड़ा उछाल देखा है। इस पर रखिएगा नज़र। IRFC 9% ऊपर रहा। RVNL, राइट्स, रेलटेल ये सारे रेलवे से जुड़े काउंटर्स। BEML यहाँ पर अच्छी खरीदारी रही। मजगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स काफ़ी एक्टिव रहे। JK पेपर में आपने अच्छा एक्शन देखा है। इरकॉन एक और रेलवे काउंटर जहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, V-Mart, KNR कंस्ट्रक्शंस, गॉडफ्रे फिलिप्स, SJVN सुमित जी का पसंदीदा काउंटर, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, तानला प्लेटफॉर्म्स और नोसिल यहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू रहा। यूको बैंक आज इसके लिए खराब दिन था। इंडियन ओवरसीज बैंक दोनों 7% गिरे। स्टर्लिंग एंड विल्सन जहाँ पर ऑफर फॉर सेल आया प्रमोटर की तरफ से, ऑलमोस्ट 4% नीचे रहा। एंजल 1 में आपने कमजोरी देखी। हाइकल, जस्ट डायल यहाँ से भी प्रमोटर में की बिक्री होने वाली है, ये भी थोड़ा कमजोर है। आपको में आपने कमजोरी देखी। हाइकल, जस्ट डायल यहाँ से भी प्रमोटर में की बिक्री होने वाली है, ये भी थोड़ा कमजोर है, आपको दिखा है। फाइनल क्लोजिंग फिगर आने की तैयारी में प्रोविजनल बेसिस पर 18,400 के जस्ट नीचे निफ्टी और पॉजिटिव टेरिटरी, जस्ट पॉजिटिव ही सही वरुण, बट पॉजिटिव टेरिटरी में बैंक निफ्टी भी आ गया। तो फाइनल क्लोजिंग थोड़ा इंतजार करेंगे, बट प्रोविजनल बेसिस पर 43,400 बैंक निफ्टी। काफी अच्छी रिकवरी, अच्छा दिन था। अच्छा दिन फाइनली हम हरे निशान में कम से कम बैंक निफ्टी को क्लोज होते हुए देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हो सकता है कि प्रोविजनल निफ्टी भी इसके आसपास ही आए, हरे में तो नहीं आएगा लेकिन हाँ थोड़ा आसपास आना चाहिए, क्योंकि आखिरी आधा घंटा जो एवरेज क्लोजिंग आएगी वो पॉजिटिव ही रही है बाजार के लिए, एटलीस्ट इन लेवल्स के आसपास ही रही है। चलिए फाइनल फिगर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जो बात थी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर निफ्टी क्लोज हुआ है, 18,385, 35 अंक नीचे, और बैंक निफ्टी 50 अंक नीचे, 43,350 के लेवल। डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव है। 4 दिनों से वैसे अमेरिकी बाजार गिरे हैं, तो आज का जो अमेरिका में सेशन होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। यूरोप के बाजार भी उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहे हैं, रुपया स्टेबल है। तो जाते जाते शुरुआत सुस्त जरूर हुई, खराब हुई इनफैक्ट जापान की वजह से, पर जाते जाते मूड ज़रूर सबका सुधर गया है। और इस एक्शन पैक दिन में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चोपड़ा साहब, सिमी जी, जय ठक्कर, नितिन जी, साथ ही हिमांशु जी, बंसल जी एंड ऑफ कोर्स सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में हमारा साथ देने के लिए।